नावल शब के सागर में राइटर समरा बुखारी। ईशा की अजान हो चुकी थी। इन कच्ची पक्की ऊंची नीची गलियों में अंधेरे ने पर फैला दिए थे कि यहाँ पर खंभों पर लगे बल्ब ना काफी थे। इतनी लंबी इस गली में बल्ब आखिरी कोने पर लगा था। उसकी कमजोर जर्द रोशनी आने जाने वालों की रहनुमाई कैसे कर सकती थी। जोगिया, ओ जोगिया, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? बुआ ने पुराने लिहाफ को अपने बीमार बदन के गिर्द अच्छी तरह लपेटने की कोशिश करते हुए उसे आवाज दी थी। जोगिया इस वक्त दिन भर की मसरूफियात से फारिग होकर रंग बिरंग धागे और फ्रेम लेकर कुर्ते पर कढ़ाई करने बैठी थी। बस 4 दिन ही तो बाकी थे। अतवार को बेगम मलक ने ये कुर्ता मुकम्मल करके वापस देने को कहा था। अभी बहुत काम बाकी था, मगर वो क्या करती। घर भर के काम, बीमार बुआ की तीमारदारी और सबसे बढ़कर उसकी अपनी सोचें। जब वो सोचों के ताने बाने बुनने पर आती, बस फिर बुनती ही चली जाती। बुआ की आवाज उसे हकीकत की दुनिया में वापस लाती और तब फिर लबों पर आ होती। काश, काश जिंदगी मुझे भी कोई रंग दे जाती। कुछ तो होता मेरे पास। वो अपने लांबी उंगलियों वाले जर्द हाथ देखने लगती। सुना है ये लकीरें कुछ कहती हैं, ये आने वाले दिनों का हाल बताती हैं। कोई आने वाले दिनों का हाल बताने वाला मिल जाए, मैं उसके सामने अपने हाथ फैला दूं, मैं मिन्नत करके पूछूं, बता तो मेरे आने वाले दिन कैसे हैं, मेरी लकीरें क्या कहती हैं। वो दरमियाने कद की दुबली पतली बड़ी बड़ी गुलाफी आंखों वाली जर्द रो लड़की थी। उसका दहाना तंग और नाक मुतनासिब थी। चेहरा लंबूतरा था और अब्रू यूं तीखे जैसे हिलाल। उसके होंठ बंद ही रहते थे और पलकें झुकी रहती थीं। उसके बाल अखरोटी रंग के थे, मगर वो हर वक्त सर मलमल के दुपट्टे से ढांपे रखती थी, इसलिए उसके बाल बहुत कम ही किसी ने देखे थे। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उसकी सोच, उसके ख्यालात, उसका कर्ब, उसका इज़्तिराब सभी आगही और शऊर वालों की तरह थे। वो कच्ची बस्ती की दूसरी लड़कियों की तरह बार बार छत पर नहीं जाती थी। वो बिला ज़रूरत दरवाजे पर भी नहीं आती थी और उसकी सहेली भी कोई नहीं थी। लड़कियां तो बहुत थी यहाँ, मगर वो क्या करती। उसकी बात जो समझ सके ऐसी कोई नहीं थी, जो उसके दुख पर दुखी हो सके कोई भी नहीं थी। इसीलिए जोगिया ने तन्हाई से दोस्ती कर ली थी। बुआ दिन भर गलियों गलियों फिरती, फिर आती जोगिया के और अपने हाथ के बनाए अजारबंद परांदे बेचती, और जोगिया घर में बैठकर लोगों के कीमती खूबसूरत कपड़ों पर फूल बूटे काटते हुए ख्वाब बुना करती। बुआ की अपनी बस एक ही औलाद थी, और वो भी बेटी जो ओकाड़ा में ब्याही हुई थी। कभी कभार उसका खत आ जाता, जो बुआ किसी बच्चे से पढ़वाया करती थी। हर खत में एक ही इसरार होता, अम्मा अब तुम मेरे पास ओकाड़ा आ जाओ। कहीं बुआ सचमुच जाने का इरादा न बांध ले। जोगिया का दिल सहम जाता। बुआ ही तो सहारा है, अगर ये भी अपनी बेटी के पास चली गई फिर मेरा क्या बनेगा, कहाँ जाऊंगी मैं। बस इसीलिए अब तो इधर डाकिया खत डालकर जाता, उधर उसका बेचारा दिल थर थर कांपने लगता। इस मर्तबा जाड़े का आगाज उसके लिए परेशानी लेकर आया। बुआ को सर्दी लग गई, बुखार आने लगा और जोगिया का सहम बढ़ने लगा। अगर बुआ को कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या बनेगा। मेरे अल्लाह तू बुआ को सेहत दे। उसे दुआ मांगने का सलीका नहीं था, वो जीने का सलीका भी नहीं जानती थी। उसे तो घर साफ सुथरा रखने, मेहनत से खाना बनाने और हर किसी के आगे चुपचाप सर झुका देने के सिवा कुछ भी नहीं आता था। जोगिया, ओ जोगिया, क्या तुम जाग रही हो? बुआ की आवाज पर वो कमरे में आई, मुंह से कुछ नहीं बोली, सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। रात को क्या पकेगा? बुआ पूछ रही थी। आटा है, रोटी डाल लूंगी, साथ में टमाटर काट लूंगी, 2 टमाटर भी रखे हुए हैं। नहीं, मेरा जी अच्छा नहीं है। तुम ऐसा करो, ताए अच्छू की दुकान से मूंग की दाल और टोटा चावल ले आओ, खिचड़ी बना लो। घी नहीं है, उसने स्पार्ट लहजे में बताया था। ओहो, तो खिचड़ी में घी डालना क्या बहुत जरूरी है? घी के बगैर चावल नहीं गलते, या दाल नरम पड़ने से इनकार कर देती है। बीमारी ने बुआ को चिड़चिड़ा कर दिया था। वो बात बात पर गुस्से में आकर यूं ही बोलने लगती थी। लाओ पैसे दो, गली में अगर कोई बच्चा खेल रहा हुआ तो पैसे देकर दाल चावल मंगवा लेती हूँ। पागल हुई है क्या? तुझे अच्छी तरह मालूम है ये खबीस बच्चे 1-2 रुपए बचाकर अपनी जेब में डाल लेते हैं, और हम कहाँ के बादशाह हैं जो यूं मेहनत की कमाई लुटाते फिरें। तुम खुद जाओ और सौदा लेकर आओ। मैं उसकी आंखें फैल सी गईं। क्यों, तुम्हें घर से बाहर निकलना मना है? तुम क्या मायूं बैठी हो या तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? नहीं बुआ, ये बात नहीं। तुम देखो ना, ईशा की अजान हो चुकी है। गलियों में इक्का दुक्का लोग ही होंगे, घरों के कबाड़ भिड़ चुके हैं। ऐसे में मैं यानी अकेली लड़की। आय हाय, अकेली लड़की। बुआ ने माथा पीटा। जा चली जा, कोई नहीं खाएगा तुझे। सौदा लेकर आ और जल्दी खिचड़ी पका ले, मुझे भूख लग रही है, बदन में कमजोरी भी बहुत है।
बुआ ने तकिए के नीचे हाथ मारा, चंद रुपए बरामद किए और जोगिया के हाथ पर रख दिए। वो बुज़दिल थी, रात में तो वो छोटे से आंगन में निकलने से भी डरती थी। प्यास से हलक सूखता रहता, मगर वो सुबह होने के इंतजार में बिस्तर पर पड़ी रहती। कभी जो सहन में बिल्ली कूदती तो दिल दहल जाता। या अल्लाह खैर, कोई लुटेरा ना हो, कोई ऐसा तो नहीं उतरा आंगन में जो उसकी तकदीर में हमेशा के लिए स्याही भर दे। यहाँ सभी तो जानते हैं इस घर में दो बेसहारा औरतें रहती हैं। वो बुआ को इनकार नहीं कर सकती थी। अपनी बात पर डट जाना उसे आता ही कहाँ था, और बुआ की तो वो एहसानमंद थी। मलमल का दुपट्टा उतार कर खोंटी पर डाला और काली चादर के हिसार में खुद को लेकर वो दरवाजे तक आई। जंजीर हटाकर गली में झांका। तारीकी और तन्हाई, इस वक्त गली अकेली थी। दिन भर यहाँ पर खेलने लड़ने भिड़ने वाले बच्चे घरों को जा चुके थे। ठेले वाले की आवाज सुबह तक के लिए सो चुकी थी। मर्दों के भारी कदम, उनकी बारह आवाजें, औरतों की हंसी, चूड़ियों की खनक, सब साथ छोड़ गए थे। गली अकेली थी, थकी थकी सी थी। नुक्कड़ पर लगे बल्ब की जर्द रोशनी में इस गली की ऊंची नीची राहें कुछ और भी कठिन दिखाई देती थी। उसने बाहर निकलकर कबाड़ बंद किया और धीरे धीरे संभल संभल कर कदम उठाने लगी। इस गली के बाद चंद सीढ़ियां उतरकर फिर एक छोटी गली थी और इसी में ताए अच्छू की दुकान थी। उसने सीढ़ियां उतर कर देखा, ताए की दुकान पर लगा बल्ब जल रहा था। दुकान के आगे डाले गए खजूर के छप्पर के नीचे तीन चार आदमी चारपाई डाले बैठे थे और इनकी बातों की आवाज यहाँ तक आ रही थी, मगर समझ में नहीं आया था वो क्या कह रहे हैं। पता नहीं ये कौन लोग हैं। आमतौर पर यह वक्त आवारा लड़कों के ठट्ठा मजाक करने और थड़ों पर बैठने का है। उस पर घबराहट तारी हो गई, कदम सुस्त पड़ने लगे। चादर कुछ और आगे खिसकाकर चेहरा मुकम्मल छुपा लिया। ताया, एक पाव मूंग की दाल और 1.5 पाव चावल दे दो। उसकी आवाज धीमी थी और उजलत में दिखाई देती थी। पैसे भी लाई हो या नहीं? ताया अच्छू के अंदाज में हद दर्जा रुखाई थी। हाँ, मैं पैसे लेकर आई हूँ। उसने बंद मुट्ठी उसके सामने खोलकर रुपए दिखाए। ठीक है, ठीक है। ये 1.5 पाव चावल लेने की क्या तुक है, आधा किलो ले लो। पैसे देकर उसने मशवरा दिया था और जोगिया के कान धोखा नहीं दे रहे थे। छप्पर तले बैठे हुए मर्द यकीनन हंसे थे। जोगिया को हल्का सा पसीना आ गया। ताए ने सौदा तोलकर लिफाफे में डाला। उसने झट से पकड़ा, पैसे थमाकर दुकान से निकल आई। उसकी रफ्तार खासी तेज थी और जब वो छोटी गली की सीढ़ियां तय कर रही थी तब उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई। मुड़कर देखा, शक गलत नहीं था। चादर में चेहरा छुपाए वो जो कोई भी था उसके पीछे आ रहा था। जोगिया को ठोकर लगी। वो गिरते गिरते बची, फिर तेजी से सीढ़ियां तय करके भागने के अंदाज में चलने लगी। उसे अपने पीछे मकरू हंसी सुनाई दी और यूं लगा वो भी भाग रहा है। मुड़कर पीछे देखा और यूं लगा दीवार से टकरा गई है। कदमों पर खड़ी नहीं रह सकी, मगर गिरने से पहले किसी ने थाम लिया। ओए, ये क्या हो रहा है? अकेली औरत को देखकर शेर होते हो? वो धाड़ रहा था। चादर वाला उल्टे कदमों वापस हुआ और मिनटों में गायब हो गया। तब जोगिया ने उसकी जानिब देखा, जो अभी तक उसे थामे हुए था। अंधेरे में मुकम्मल चेहरा देख लेना मुमकिन नहीं था, मगर उसका डेल डोल और जर्द रोशनी में दिखाई देने वाला सरापा शानदार था। कहाँ है तुम्हारा घर? वो पूछ रहा था, मगर कांपते बदन के साथ वो खौफ के शदीद असर में जवाब देने से कासिर थी। बोलो ना, मुझे जाना है, उसने कुछ जिल्लाहट के साथ कहा था। जोगिया ने हाथ के इशारे से बताया। तब वो सर हिलाकर बोला, नजदीक ही है, तुम जा सकती हो। उसके साथ ही उसके शानों से अपना भारी हाथ हटाकर वो अपने रास्ते पर हो लिया और जोगिया अपने घर की जानिब भागने लगी। जोगिया, ओ जोगिया, ये तुम हो ना? बड़ी जल्दी आ गई। क्या अच्छू की दुकान बंद हो गई थी? दरवाजा खुलने की आवाज बुआ ने सुन ली थी और अब कमरे ही से सवाल किए जाती थी। वो अभी जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। दाल चावल चूल्हे के करीब बनी अलमारी में रखकर वो पानी पीने लगी। औसान कुछ बहाल हुए, सर से चादर उतारकर छोटे कमरे में लगी खोंटी पर डाली और फिर बुआ के पास बड़े कमरे में आ गई। मैंने पूछा था, इतनी जल्दी आ गई? क्या ताए अच्छू की दुकान बंद थी? मैं दाल चावल ले आई हूँ, उसने धीरे से बस इसी कदर कहा। फिर वापस आकर चूल्हे के पास पीढ़ी पर बैठ गई। अगर वो ना आता तब क्या होता? उसके बदन पर हल्की हल्की कपकपाहट तारी होने लगी। रोजाना कितनी ही लड़कियां घरों से बाहर निकलती हैं। उस गली की कितनी ही औरतें और लड़कियां बाजार जाती हैं। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। फिर मेरा क्या कसूर है? मेरे ही साथ क्यों होता है? मेरे साथ इसलिए कि कोई मजबूत हाथ मेरे सर पर नहीं है। मैं तन्हा हूँ, मैं लावारिस हूँ। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर बहने लगे और एक ख्वाहिश शिद्दत से सर उठाने लगी। हाथ, मजबूत हाथ, जो हिसार बन जाएं, जो थाम लें। कौन था वो? कितना ताकतवर, कैसा खूबसूरत था? उसकी आवाज में बहुत रोब था। वो बदमाश उसकी ललकार सुनकर ठहर नहीं सका, उल्टे कदमों भाग गया था। जोगिया, ओ जोगिया, पतीली में पानी, नमक और दालचीनी डालकर आग पर रख दे। अगर जीरा है तो वो भी डाल दे। पानी उबलने लगे तो पहले दाल डाल देना, जब आधी गल जाए फिर चावल डाल देना
اور ہاں وہ جو تو نے 2 ٹماٹر رکھے ہیں انہیں بھی کاٹ لینا۔ بوا کی آواز پر اس نے جلدی سے آنسو پوچھ ڈالے۔ فی الحال ہر خیال کو جھٹک ڈالا اور پہلے پلیٹ میں دال ڈالی اور چننے لگی۔ دھیان سے پکانا، نمک کم نہ ہو۔ ارے میں تو کہتی ہوں پڑوسن سے تھوڑا گھی مانگ لا، زیادہ مزے کی پک جائے گی۔ بوا خیالوں ہی خیالوں میں یقیناً کھچڑی کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی۔ گھی کوئی مفت کا تھوڑی ملتا ہے، اور بیچاری پڑوسن کی کون سی ملیں چلتی ہیں۔ اس نے سوچا ضرور، مگر بوا سے کہا کچھ نہیں، بس یوں ہی بیٹھی دال چنتی رہی۔ جوگیا، ارے جوگیا، دیکھ تو کیاری میں پودینہ لگا ہے، تھوڑی چٹنی ہی بنا لے، اور سن مرتبان میں تھوڑا اچار تو ہوگا۔ اچھا بوا، چٹنی بھی بنا لیتی ہوں اور اچار بھی نکال لیتی ہوں۔ اسے آخر بولنا ہی پڑا۔ کھانا تیار کیا، چٹنی اور اچار کے ساتھ بوا کے سامنے رکھا اور خود واپس ہو لی۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ اسے جاتے دیکھ کر پکارا۔ میں سونے لگی ہوں۔ کیوں، کھائے گی نہیں کیا؟ نہیں، مختصر کہہ کر قدم پھر بڑھا دیے۔ رک، سن، کھائے بغیر مت سونا، پہلے ہی اتنی کمزور ہے، مجھے تو فکر رہتی ہے تیری۔ ارے چڑیا، جتنی خوراک ہے تیری، کسی روز چکرا کر گر پڑے گی۔ آخر وہ دن آتا کیوں نہیں جب چکرا کر گروں اور کبھی اٹھ نہ سکوں؟ کیا بکتی ہے، ادھر آ، کھا لے۔ دیکھ تو، ساتھ میں اچار بھی ہے، چٹنی بھی، اور ٹماٹر بھی تو نے کاٹ لیے ہیں۔ چل ادھر آ، میرے پاس بیٹھ جا۔ وہ انکار نہیں کر سکی، خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ کھچڑی اچھی ہے، تیرے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ وہ تعریف کر رہی تھی مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ذہن سے بس یہی چپک کر رہ گیا تھا کہ اگر آج وہ نہ آتا پھر میرے ساتھ کیا ہوتا۔ ہر روز کی طرح آج پھر ایک سویر آنگن اتری ہے، مگر پتہ نہیں اس چھوٹے سے گھر میں آ کر سورج کی روشنی کم کیوں پڑ جاتی ہے، گدلی گدلی، مٹی مٹی سی۔ دن میں بھی اندھیرا سا رہتا ہے۔ کاش کبھی کوئی روشن سویر یہاں بھی اترے۔ 2 بندوں کا کیا ناشتہ ہونا تھا، منٹوں میں کام نبٹ جاتا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر نماز ادا کرتی، پھر گھر میں جھاڑو لگاتی، اور اس کے بعد ناشتہ۔ آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں ڈالی جاتی، اگر دودھ اور پتی گھر میں موجود ہو تو غنیمت، ورنہ پھر پانی کے ساتھ ہی حلق سے اتار لی جاتی۔ اور اسے کبھی اس بات پر خدا سے گلہ بھی نہیں ہوا تھا۔ گلہ تھا تو یوں بے آسرا، بے خانماں ہونے پر۔ کیا تھا جو ابا کو اتنی جلدی اپنے پاس نہ بلاتا؟ کون سی کمی ہو جاتی جو ایک بھائی مجھے بھی عطا کر دیتا؟ یہ خوف، یہ دھڑکا جو میرے اندر کنڈلی مارے بیٹھا ہے، یہ تو کھل کر سانس بھی نہیں لینے دیتا۔ میں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں۔ میرے گرد کوئی حفاظتی دیوار بھی نہیں ہے۔ اس گھر کی کچی پکی دیواریں بھلا مجھے تحفظ دے سکتی ہیں؟ نہیں، اگر میں کسی محل میں ہوتی اور محافظ وہاں بھی کوئی نہ ہوتا، تب بھی میں ایسے ہی خوف کی بکل مارے ڈر ڈر کر سانس لیا کرتی۔ آسرا، سہارا، تحفظ، ہائے کاش، ہائے کاش۔ وہ رنگین دھاگے اور کڑھائی کا دوسرا سامان لیے گھر میں اتری دھوپ میں بیٹھی تھی، ٹانکیں بھرتی جاتی اور سوچ بھی بنتی جاتی۔ کیا اس دنیا میں کوئی اور لڑکی بھی میری طرح اداس ہوگی؟ جو حالات میرے ہیں وہ تو بہت سے لوگوں کے ہوں گے، مگر جیسی سوچیں میری ہیں ایسی تو کسی کی نہیں ہوں گی، اور شاید میری جتنی بزدل لڑکی بھی کوئی اور نہیں ہوگی۔ میں کوشش تو کرتی ہوں بہادر بن جاؤں، مگر میرا دل ہی بڑا کمزور ہے، میں ہر کسی سے ڈرتی ہوں۔ مجھے اپنی عزت بڑی پیاری ہے، میں چھت پر نہیں جاتی، آوارہ لڑکے اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے لڑکیاں تاڑتے ہیں، مجھے تو اس بات سے ہی پسینہ آ جاتا ہے، کوئی میرا نام کبھی ان آوارہ لڑکوں کے ساتھ لے دے، مجھے بدنام کر دے، خدا نہ کرے، خدا کبھی نہ کرے۔ اس نے گھبرا کر فریم رکھ دیا۔ میں بازار جا رہی ہوں، پھر 1-2 محلوں میں بھی چکر لگاؤں گی، دعا کرنا آج مال اچھا بک جائے تاکہ میں گھر میں کچھ راشن ڈال دوں۔ بوا نے اپنی سنائی، اس کا جواب میں کچھ بھی کہنا ضروری نہیں تھا۔ پراندے اور ہزار بند ایک بڑے تھیلے میں ڈالے، سر پر شٹل کاک برقع ڈال کر وہ گھر سے نکل گئی۔ جوگیا نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور زنجیر چڑھا دی، پھر آ کر دوبارہ سے فریم اٹھا لیا۔ کتنا اچھا بنا ہے، اگر یہ میں پہنوں کیسا لگے گا؟ ایک خواہش نے سر اٹھایا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آئی، دیوار پر لگے پرانے سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کرتا اپنے ساتھ لگایا۔ ابھی وہ ٹھیک سے اپنا جائزہ بھی نہیں لے پائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کرتا اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گر گیا۔ وہ یوں گھبرائی جیسے کسی نے گناہ کرتے ہوئے اسے عین موقع پر پکڑ لیا ہو۔ دستک ایک بار پھر ابھری، جلدی سے کرتا اٹھا کر چارپائی پر رکھا اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی دروازے تک آئی۔ خیال یہی تھا شاید بوا کوئی چیز لے جانا بھول گئی ہیں اور واپس پلٹی ہیں۔ اسی یقین کے ساتھ دروازہ کھولا، سامنے ایک بھاری جثہ اور پکے رنگ کی عورت کھڑی تھی۔ یہ بوا نصیبن کا گھر ہے؟ آنے والی نے سوال کیا، جواب میں ملنے پر اسے ہاتھ سے پرے کر کے اندر چلی آئی۔ توبہ، کس مشکل سے گھر ملا ہے مجھے، ایک گلاس پانی تو پلاؤ۔ وہ بڑی بے تکلفی سے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ اس کے انداز میں اپنائیت کی بجائے حکم تھا۔ جوگیا نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی، مگر اس کی یادداشت میں ایسا کوئی چہرہ نہیں تھا۔ اسے یہاں چھوڑ کر وہ پانی لے آئی، جب تک وہ اپنا برقع اتار کر مزے سے بیٹھ چکی تھی۔ بہت چھوٹا صحن ہے،
बमुश्किल 3 4 पहियों का। इसमें भी तुम लोगों ने इतनी सब्जियां लगा रखी हैं। अंदाज खालिस एतराज करने वाला था। जोगिया को जवाब में कुछ नहीं सूझा, खामोश खड़ी रही। वो पानी पी रही थी। जोगिया ने देखा उसका रंग गहरा, जिस्म भारी, मगर नक्श बहुत अच्छे थे। तीखी नाक और होंठों की साख दिलकश थी। अलबत्ता आंखें कुछ खास नहीं थीं, और इनमें जो रौनक और रुखाई थी उसने भी आंखों की दिलकशी खत्म कर दी थी। उसकी नाक में सिंधी कोका और कानों में बालियां थीं, जिनका डिजाइन और चमक दोनों ही मुतवज्जो करती थी। बुलाओ तो बुआ को, कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है। खाली गिलास उससे वापस लेते हुए उसने इत्तला दी। ओहो, कहाँ गई हैं? मैं तो उसी से मिलने आई थी। वो देर से आएंगी। तुम कौन हो? पहली बार जोगिया पर तवज्जो दी। मैं उसके रिश्ते की भतीजी हूँ। अच्छा अच्छा, मेहमान हो? जोगिया ने जवाब नहीं दिया। यूं भी उसने कौन सा सवाल किया था। अंदाजा लगाकर यकीन के साथ कहा था, चलो आज मुलाकात नहीं हो सकी, कोई बात नहीं। अब तो हमने साथ के मोहल्ले में घर ले लिया है। आज तो इसलिए मुश्किल पड़ी कि मुझे रास्ते का अंदाजा नहीं था, घर का भी पता नहीं था। मैं तो साथ की गलियों में चली गई थी, इधर तलाश करती रही। अब तो पता चल गया है, मैं फिर चक्कर लगा लूंगी। वैसे घर में कौन कौन रहता है? मैं और बुआ। उसने अब बता ही दिया। तुम यहीं रहती हो? उसकी हैरत जोगिया को अच्छी नहीं लगी। वो खामोश रही। तुम्हारे घर वाले नहीं हैं? उसने कहा और क्यारी की जानिब देखने लगी। अच्छा अच्छा, बुआ बेचारी के लिए तो बड़ी मुसीबत होगी। आज के जमाने में अपनी बेटी भी बोझ है, और गैर की बेटी पालना बड़ा ही दिल गुर्दा है भाई बुआ का। अच्छा, चाय ही पिला दो, इतनी सर्दी हो रही है। दूध नहीं है, उसने बिना किसी शर्मिंदगी के कहा। इस औरत की मौजूदगी उसे उलझन में मुब्तला कर रही थी। वो चाह रही थी ये जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। आय हाय, मैंने तो सोचा था आज बुआ के साथ चाय पीऊंगी, इसलिए घर से चाय पीकर नहीं निकली। ये घर बहुत छोटा सा लग रहा है। कितने कमरे हैं? यहीं बैठे बैठे अंदर झांकने की कोशिश की। दो। जोगिया की नजर अब भी पौधों पर थी। दो लगते तो नहीं, बिल्कुल ही डरबे से होंगे। उठकर देखती हूँ। चप्पल पाँव में डाली और कमरों की तरफ चल दी। अब जोगिया घबराई, पता नहीं कौन औरत है, किस इरादे से आई है। मुझे पूछे बगैर दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। औरत ने पहले बड़े कमरे का जायजा लिया, फिर छोटे कमरे में झांका। नजर चारपाई पर पड़े कुर्ते पर पड़ गई। अंदर जाकर उठा लिया। कितनी प्यारी कढ़ाई है, कौन बना रहा है? मैं। उसने बेजारी से कहा। अच्छा, ये काम भी कर लेती हो? अब तो मैं भी तुमसे सूट पर कढ़ाई करवाऊंगी। बड़े कपड़े हैं मेरे पास। बादशाह जब दुबई में था बहुत कपड़ा भेजा उसने। हर खत में लिखता, भाभी संभाल कर ना रखती रहना, सिलवा लेना। पर मैंने कम ही सिलवाए, ज्यादा तो रखे हुए हैं। इतने कीमती हैं, सिलवाने को जी नहीं चाहता। सोचा था बादशाह खूब कमाएगा, मैं यहाँ अच्छी सी कोठी बनाऊंगी, फिर बेगम साहबा बनकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपनी कोठी में फिरा करूंगी। मगर अफसोस, आरजू पूरी ना हो सकी। बादशाह को वापस आना पड़ा। उसने पक्का मकान तो बनवा लिया है, 5 मरले पर। 2 बड़े कमरे हैं, एक बावर्ची खाना, बड़ा साफ सुथरा घर है। मगर कोठी वाली बात नहीं है। तुम आना कभी हमारे घर, रंगीन टीवी है, बादशाह कहता है अब केबल भी लगवाएगा। फ्रिज भी हमारे घर में है, और हमने गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, बड़े आराम से खाना पकता है। आजकल नज्जो आई हुई है, समझो मेरे तो ऐश है, सारा काम वही करती है। जोगिया ने नहीं पूछा ये मोहतरमा नज्जो कौन है और बादशाह कहाँ का बादशाह है। वो तो उसके जाने के इंतजार में खड़ी थी। इधर उधर सब जायजा लेने के बाद निगाह क्यारी की तरफ गई। क्या क्या लगा रखा है? दिलचस्पी से पूछा। मूली, गाजर, टमाटर, मटर और शलजम। अरे वाह, ये तो सब्जी मंडी हुई। बढ़कर एक पका हुआ लाल टमाटर तोड़ लिया। मूली कहाँ है? उसने हरे भरे जोड़े पत्तों की जानिब हाथ से इशारा किया। एक अच्छी सी निकाल कर तो दो। उसके तहक्कुम भरे अंदाज के सामने इनकार की मजाल कहाँ थी। बढ़कर एक निकाल दी, धोकर उसे थमाई। ऐ क्या मैं ऐसे खाऊंगी? काट कर नमक लगा कर दो। उसने आंखें दिखाई। वो बेजारी के आलम में छुरी प्लेट लेने चली गई। टमाटर और मूली खाने के बाद बुर्का पहनकर वो जाने के ख्याल से खड़ी हो गई। बुआ आए तो बता देना। शम्मा आई थी, वही जो पाकपतन में उनके पड़ोस में रहा करती थी। असल में मैं पाकपतन की ही हूँ। अब भी मेरा भाई उधर ही होता है, नज्जो भी वहीं रहती है। आजकल मेरे पास आई हुई है। वो चलती जा रही थी और बोलती जा रही थी। जो ही कदम दरवाजे के बाहर रखा, जोगिया ने झट दरवाजा बंद करके जंजीर चढ़ा दी और सर झटक कर अंदर चली आई। कैसी औरत थी ये, मगरूर सी, बातूनी, और मुझे तो खासी चालाक भी लगी। शुक्र है निकली यहाँ से, अगर जो बुआ के इंतजार में बैठ जाती मुसीबत ही हो जाती मेरे लिए। लोग भी कितने तेज और निडर होते हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह ही नहीं होती। वैसे अच्छे रहते हैं ऐसे लोग। काश मैं भी ऐसी होती। वो फिर अपनी सोचों में घिरने लगी। आज बुआ 3 4 बजे से पहले क्या ही लौटती। उसे हांडी पकाने की जल्दी नहीं थी। देर तक बैठी कुर्ता काटती रही। जब धूप सहन को छोड़कर दीवार से लिपटने लगी, तब वो कुर्ता एक तरफ रखकर उठ खड़ी हुई। आज फिर यही सब्जी पकेगी। 2 रोज पहले गाजरें पकाई थी, फिर शलजम। आज गाजर, मूली, शलजम पका लेती हूँ। टमाटर भी 2 3 डाल दूंगी।
ذائقہ اچھا ہو جائے گا۔ گھی بھی ختم ہے، چلو خیر، گھی اتنا ضروری بھی نہیں۔ وہ کیاری کے پاس آ بیٹھی، سبزی نکالنے لگی۔ سبزی پکا کر آٹا گوندا تھا جب بوا چلی آئیں۔ گھی کا 1 کلو والا پیکٹ اور اس کے علاوہ ایک شاپر میں چنے اور ماش کی دال اور چائے کی پتی۔ آج تو بہت سودا لے آئی۔ ہاں، آج کا دن اچھا رہا۔ 3 پراندے ایک بیگم نے خرید لیے، وہ بھی 100 روپے میں۔ اچھا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، آج میں کوٹھیوں والے علاقے میں چلی گئی تھی۔ ایسے گھروں میں دروازوں پر کھڑے چوکیدار گھسنے ہی نہیں دیتے، مگر اس گھر میں کوئی شادی ہو رہی تھی۔ بس میں اندر چلی گئی، مانو قسمت بن گئی۔ میں تھک گئی تھی، اس لیے زیادہ راشن نہیں لائی۔ اب تم تائے اچھو کی دکان پر جا کر سودا بھی لے آنا، اور ہمارے اس کو 50 روپے بھی دینے والے رہتے ہیں، وہ بھی دے آنا۔ نہ نہ بوا، میری تو ٹانگ میں بہت درد ہے، میں نہیں جا سکوں گی، تم خود ہی لے آنا جا کر۔ ہے نخرے مت کیا کر، ٹانگ میں درد ہے، کوئی ٹانگ کٹ تھوڑا گئی ہے جو تجھ سے چلا نہیں جاتا۔ وہ بولتی رہی، یہ روٹی پکاتے ہوئے چپ چاپ سنتی رہی اور سوچتی رہی، اب میں بوا کو کیسے بتاؤں؟ کل ایک بدماش میرے پیچھے لگ گیا تھا، اگر وہ نہ آتا تو… وہ خیالوں میں ایک دم سے وہی پرچھائی اتر آئی۔ میں نے اسے بلب کی بہت ہی کمزور روشنی میں دیکھا تھا، مگر پھر بھی مجھے پورا یقین ہے اگر وہ کبھی سامنے آیا تو میں ضرور اسے پہچان لوں گی۔ جوگیا، ہانڈی میں تھوڑا گھی گرم کر کے ڈال دینا، سبزی میں گھی اچھا لگتا ہے۔ گھی تو دال اور گوشت میں بھی اچھا لگتا ہے، مگر ہمارے نصیب کبھی کبھی تو اچھا کھانے کو ملتا ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی سے اکتا کر بوا نے موضوع بدل دیا تھا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی کہ وہ کم ہی جواب میں ہوں ہاں کیا کرتی تھی۔ ہاں، بوا کی فرمائش پوری ضرور کر دیا کرتی تھی۔ روٹی پکا کر ہانڈی میں گرم گھی ڈال کر بھاجی پلیٹ میں نکالی اور بوا کے پاس کمرے میں لے آئی۔ اوہ، روٹی کھانے سے پہلے پانی لے کر آ، 1000 مرتبہ تجھے سمجھایا ہے، مگر پتہ نہیں تو یہ بات کیوں بھول جاتی ہے۔ پانی تو روٹی کھا کر پینا ہوتا ہے بوا، پھر سب سے پہلے پانی کیوں؟ اچھا اچھا، بحث نہ کر، پانی لا کر رکھ، پھر آ کر روٹی کھانے بیٹھ جا۔ وہ 2 گلاسوں میں پانی لے آئی، تب تک بوا روٹی کھانا شروع کر چکی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے کل ہم گوشت پکا لیں۔ ہاں بوا، کتنے ہی دن تو ہو گئے۔ وہ بھی خوش ہوئی۔ اور رب کا شکر کرنا سیکھ، اتنے دن سے گوشت نہیں پکایا مگر بھوکے بھی تو نہیں رہے، کھانے کو تو ملتا ہی رہا ہے نا۔ اس کی مہربانی سے رات کو بھی کھا کر سوئے ہیں، صبح بھی کھایا ہے۔ ہاں یاد آیا بوا، آج کوئی شمع آئی تھی۔ شمع؟ کون شمع؟ کہہ رہی تھی پاک پتن میں تمہارے ہمسائے میں رہتی تھی۔ او اچھا اچھا، یاد آیا، فیضو درزی کی بیٹی۔ بیچارہ فیضو ٹانگوں سے معذور تھا، بس گھر پر بیٹھ کر کپڑے سیا کرتا تھا، کبھی کام ملتا تھا کبھی نہیں۔ جب کام نہیں ملتا تھا ان کے گھر روٹی بھی نہیں پکتی تھی۔ یہ شمع بڑی تیز لڑکی تھی، یہ خوشبو سونگتی ایسے گھر پہنچ جایا کرتی تھی جہاں اچھا کھانا پکا ہوتا تھا، اور جب تک کھانا مل نہیں جاتا تھا ہلتی نہیں تھی۔ رنگ تو پکا تھا پر نقش اچھے تھے، اور تھی بھی بے باک۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں ماضی میں پہنچ چکی تھی، مگر اس کی بے باکی کی داستان سنانے سے پہلے ہی حال میں لوٹ آئی اور بولی، کیا کہتی تھی شمو، اور وہ یہاں آ کیسے گئی؟ تم سے ملنے آئی تھی، تم ملی نہیں، کہہ رہی تھی یہاں قریب ہی دوسرے محلے میں 5 مرلے کا پکا مکان بنایا ہے، اب آتی جاتی رہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، 5 مرلے کا پکا مکان بنایا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی شادی کسی اچھے گھر میں ہوئی ہے۔ پتہ نہیں 2 نام لے رہی تھی، بادشاہ اور نجو۔ نجو تو اس کی چھوٹی بہن ہے، پر یہ بادشاہ… بوا نے ذہن پر زور دیا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، بادشاہ کو میں نہیں جانتی، شاید اس کے گھر والے کا نام ہوگا۔ تو بتا، تیرا وہ کرتا کب تک مکمل ہوگا؟ جوگیا تو کام میں بہت سست ہے، بس بوا 1-2 روز میں پورا کر ہی لوں گی۔ صبح میں شیشے اور موتی بھی لے آؤں گی، پراندے بنانے کا کام بھی شروع کر دینا۔ ادھر پھر خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں جو اطاعت تھی بوا اسے سمجھتی تھی۔ روٹی کھا کر بوا سودا لینے چلی گئی اور وہ برتن دھو کر چولہے کے قریب بنی چھوٹی سی الماری میں رکھنے کے بعد بستر میں آ لیٹی۔ اسے پتہ نہیں چلا کب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ آندھی اٹھی، پھر بادل گرجا، بجلی تڑپنے لگی، اور وہ اکیلی تھی۔ کوئی ہے، کوئی ہے۔ آنسو تواتر سے گر رہے تھے، وہ چلانا چاہتی تھی مگر خوف سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم اٹھتے ہی نہ تھے۔ بچاؤ مجھے، مجھے تھام لو، اور پھر کسی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے ان ہاتھوں کو دیکھا، مضبوط، پناہ دینے والے، صاف ستھرے مردانہ ہاتھ۔ وہ ان ہاتھوں کو دیکھے گئی اور سکون اس کے رگوں پہ میں اترتا چلا گیا۔ جوگیا، او جوگیا! ساتھ ہی تیز دستک پر نیند ٹوٹ گئی۔ یقیناً بوا سودا لے کر آ گئی تھی، دھڑا دھڑ دروازہ پیٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے پکار بھی رہی تھی۔ دوپٹہ جلدی سے اوڑھ کر وہ نیند کے اثر میں گرتی پڑتی دروازے تک پہنچی، زنجیر گرائی۔ بوا غصے میں بھری ہوئی سامنے تھی، کیا زہر کھا کر سو رہی تھی؟ دروازہ پیٹ پیٹ کر ہاتھ ٹوٹ گئے، پکار پکار کر حلق خشک ہو گیا۔ ذرا آنکھ لگ گئی تھی بوا، اس نے بمشکل کہا تھا۔
یہ تو پیلی پھٹک کیوں ہو رہی ہے؟ بوا نے اب جا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بہت برا خواب دیکھا ہے بوا، میں تو خوف سے کانپ رہی ہوں۔ ہائے ہائے، ایک تو میں تیری بزدلی سے بڑی تنگ ہوں، پتا بھی کھڑک جائے تیرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں تیرا گزارا کیسے ہوگا۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے جوگیا، یہاں تو دل کڑا کر کے چلنا پڑتا ہے، نہیں تو دنیا پیروں تلے رون دیتی ہے۔ بوا بوا، بڑا ہی برا خواب تھا، آندھی طوفان، پتہ نہیں تعبیر کیا ہوگی۔ چھوڑ دفع کر، خواب تو بس خواب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ، میں دال چاول کے ساتھ ساتھ گرم گرم مونگ پھلی اور ریوڑیاں لائی ہوں، میرے بستر پر آ جا، مل کر کھائیں گے۔ وہ اسے بہلا رہی تھیں، اس کا دل رکھنے کو جوگیا کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ بوا نے تھیلے سے مونگ پھلی اور ریوڑیاں نکالی اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ خواہ مخواہ پریشانیاں نہ پالا کر، کچھ نہیں ہوتے یہ خواب، بس ایسے ہی تو تھکی ہوئی تھی اسی لیے برا دیکھ لیا۔ وہ بوا کو بتا نہیں سکی تھی، وہ دو مضبوط توانا مردانہ ہاتھ جنہوں نے اسے خواب میں تھاما، ان کی گرمی اور گرفت کی سختی وہ جاگتے میں بھی اپنی باہوں پر محسوس کر رہی تھی۔ جتنی دیر وہ بوا کے پاس بیٹھی رہی، بار بار اپنے بازوؤں کی طرف دیکھتی رہی۔ بظاہر وہ بوا کو سن رہی تھی، مگر دھیان اپنے خواب کی طرف تھا۔ رات بستر پر لیٹی وہ بار بار سوچ رہی تھی اور اس کی آنکھ نم تھی۔ صبح شمو پھر چلی آئی، بوا گھر پر تھی۔ جوگیا چولہے کے پاس بیٹھی مٹر گوشت پکانے کے لیے مٹر کے دانے نکال رہی تھی۔ شمو، یہ تو ہے؟ بوا کے انداز میں حیرت تھی۔ کیوں ایسے کیا دیکھ رہی ہو بوا؟ وہ برقعے کے بٹن کھولتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ لگتا ہے رب نے بڑا کرم کیا ہے، تجھے اچھا ساتھی ملا ہے، خوشحال لگ رہی ہے۔ ہاں کہا بوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گی۔ اس طرح آہ کیوں بری ہے؟ خیر تو ہے نا شمو؟ بس بوا، خیر ہے بھی اور نہیں بھی، چھوڑ ان باتوں کو، اپنی سنا، تیرا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ شکر ہے اللہ کا، تو بتا میرا گھر کیسے ڈھونڈ نکالا؟ یہ تو میں جانتی تھی تو بستی خدا داد میں رہتی ہے، اب قریب ہی مکان بنایا، تیرا خیال آیا، ایک دو عورتوں سے ذکر کیا اور پتہ مل گیا۔ یہ بتا، چائے مل جائے گی؟ کل تو تیری اس لڑکی نے چائے پلائے بغیر ہی ٹرکا دیا تھا۔ اس کا قصور نہیں ہے شمو، ہم محنت مزدوری کرنے والے، روز کمانے روز کھانے والے لوگ ہیں، گھر میں نہ دودھ تھا نہ پتی، آج خدا کے فضل سے سب کچھ موجود ہے، چائے بھی پلاؤں گی، روٹی بھی کھلا کر بھیجوں گی۔ یہ بتا، کتنے بچے ہیں تیرے؟ شادی کو 10 سال ہو گئے مگر بچہ کوئی نہیں، کوئی در نہیں چھوڑا، کہاں کہاں منت نہیں مانی، مگر رب کو ترس نہیں آتا، ابھی تک گود خالی ہے۔ اللہ تجھ پر رحم کرے، تیری مراد پوری کرے۔ یہ بتا، میاں تو تنگ نہیں کرتا؟ اس کی طرف سے کوئی دباؤ تو نہیں؟ ارے نہیں، وہ اللہ میاں کی گائے ہے، میرے آگے بول نہیں سکتا، بس جو میں کہوں اسے پتھر پر لکیر سمجھتا ہے۔ چلو اچھا ہے، اس طرف سے تیرا دل سکون میں ہے، اپنا بندہ بس میں ہو، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے شمو؟ اس نے ہاں یا نہ میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، چھوٹے سے باورچی خانے کی طرف دیکھ کر بولی، لڑکی، چائے میں دودھ زیادہ ڈالنا اور چینی بھی تیز رکھنا، اس کا نام جوگیا ہے۔ بوا نے بتایا، مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ بولی، تمہاری اپنی بھی تو ایک بیٹی تھی، وہ کہاں ہوتی ہے؟ بیاہ کر دیا میں نے اس کا، بڑا اچھا گھر والا ملا ہے اس سے، پیسہ تو زیادہ نہیں مگر پیار بہت ہے اس کے پاس میری بیٹی کے لیے، بس جوگیا کا کہیں گھر بھس جائے پھر میں اپنی بیٹی کے پاس چلی جاؤں گی۔ تم بھی کوشش کرنا، نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو ضرور بتانا، بڑی ہی سیدھی سادی خدمت کرنے والی لڑکی ہے، زبان رکھتے ہوئے بھی گونگی ہی ہے۔ آج کل کے لڑکے فلمیں دیکھ دیکھ کر شوخ ناز نخرے دکھانے والی بیوی مانگتے ہیں، دنیا کا چلن ہی بگڑ گیا، کبھی بھلا شوخ نخرے دکھانے والیوں کو بھی کوئی پسند کیا کرتا تھا۔ اتنے میں جوگیا چائے لے آئی، شمع نے سر سے پاؤں تک اسے بغور دیکھا، پھر بولی، کیا پکانے لگی ہو؟ مٹر گوشت، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ سن کر شمع کو ابھی سے بھوک لگنے لگی، بولی، جلدی پکا لو، آج میں نے ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ جوگیا، تھوڑے چاول بھی بنا لو، بوا نے مشورہ دیا، اس نے یہیں بیٹھے بیٹھے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم سے مل کر بہت اچھا لگا بوا، اب آؤں گی تو نجو کو ساتھ لے کر آؤں گی۔ ہاں ہاں ضرور، میں نے تو جب دیکھا تھا نجو چھوٹی سی تھی، مجھے اس کی صورت شکل بھی یاد نہیں، دیکھو گی حیران رہ جاؤ گی، بڑی پیاری نکلی ہے ہماری نجو۔ میاں کیا کرتا ہے تمہارا؟ بوا، تم آنا، میرے میاں سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور دیور سے بھی۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ اچانک بوا کو یاد آیا، جوگیا نے بتایا تھا، شمو بادشاہ اور نجو کا ذکر کرتی رہی تھی۔ بادشاہ دیور ہے میرا، نام تو اس کا عباس ہے مگر پیار سے بادشاہ یا بادشاہ اور بادشاہ کہتے ہیں۔ اس روز شمو بہت دیر تک بیٹھی، کھانا بھی کھایا، 2 بار چائے بھی پی، جوگیا کو یہ عورت کچھ اچھی نہیں لگی، اس کا جی یہی چاہ رہا تھا وہ جلدی سے چلی جائے۔ جب اس نے بوا سے جانے کی اجازت مانگی، سکھ کا سانس جوگیا نے لیا۔ اگلے روز بوا شمو کے ہاں جانے کو تیار تھی، ایک بار پھیری اچھی لگ گئی، آج کام سے چھٹی کا ارادہ تھا، ابھی کل تو وہ ہو کر گئی ہے، اسے بوا کا فیصلہ پسند نہیں آیا، تو پھر کیا ہوا؟
وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، میں جاؤں گی وہ بچی خوش ہو جائے گی، میرے علاوہ اب اس کا کوئی بزرگ ہے بھی کہاں؟ جوگیا پھر کچھ نہیں بولی۔ تم کیا جانو، جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے پھر میکا کتنا اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ کہتے ہیں میکے کی گلی کا تو کتا بھی پیارا ہوا کرتا ہے۔ وہ اسے قائل کرنے کو بولے جا رہی تھی، جبکہ جوگیا نے تو یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی۔ کسی کا ارادہ بدلنا اس کے بس کی بات تھوڑی تھی، وہ تو بس اطاعت کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ بوا کی واپسی 1 گھنٹے کے بعد ہی ہو گئی، جبکہ اس کا تو خیال تھا وہ شمع بی بی کل اتنی خاطر خدمت کروا کر گئی ہیں، آج بوا کو بھی کھانا وغیرہ کھلا کر ہی بھیجے گی۔ بڑا ہی اچھا گھر ہے شمو کا، بڑے بڑے پکے کمرے اور فرنیچر بھی بڑا خوبصورت، مگر مجھے حیرت ہوئی ہر شے پر دھول مٹی، صحن میں کاٹی گئی سبزی کے چھلکے، کمروں میں میلی چادر، ادھڑے ہوئے تکیے کا غلاف۔ وہاں جا کر تو یوں لگا جیسے کوئی عورت ادھر رہتی ہی نہیں، حالانکہ گھر میں 2 عورتیں تھیں۔ شمو تو جب میں گئی پھیری والے سے مسالے والے نمکین لڈو خرید رہی تھی، اور اس کی بہن نجو ایسے کپڑے پہنے بیٹھی تھی، میں تو سمجھی گھر بار والی ہے، نئی نئی بیاہی ہے۔ انہوں نے تمہیں کھانے کا نہیں پوچھا بوا؟ کھانے کا کیا پوچھتی، بتا رہی تھی شام کو 5 بجے روٹی ڈالتے ہیں، وہی دوپہر کا کھانا اور وہی رات کا۔ سچ پوچھو تو مجھے ان دونوں عورتوں کی حالت دیکھ کر بڑا افسوس ہوا۔ شمو کا میاں بھی دیکھا میں نے، ایک ٹانگ میں کچھ لنگ ہے، کہہ رہی تھی تھوڑا بہت کما لیتا ہے، یہ گھر اس کے دیور نے بنوایا ہے، وہ کئی سال دبئی میں لگا کر آیا ہے۔ جوگیا کو شمو اور اس کے خاندان سے رتی بھر دلچسپی نہیں تھی، لیکن بوا کی یہ عادت تھی، جہاں سے بھی آتی چھوٹی بڑی ہر بات اسے ضرور بتاتی، اور وہ بھی دلچسپی ہونے یا نہ ہونے کے باوجود سب سنے جاتی۔ اس گھر میں 2 نفوس تھے، مگر در و دیوار نے آواز تو بس بوا ہی کی سنی ہوگی۔ غنیمت تھا کہ بوا کو بولنے کی عادت تھی، ورنہ یہاں کیسی تنہائی، کتنی اداسی آگ اگ آتی، در و دیوار وحشت زدہ دکھائی دینے لگتے۔ دن اپنی اسی رفتار اور اسی انداز میں گزر رہے تھے، مگر جوگیا کے اندر خوف کی جو فصل ان چند دنوں میں جوان ہوئی تھی اس سے پہلے نہیں تھی۔ ایک تو وہ واقعہ اور اس پر ڈراؤنا خواب، وہ تو اور بھی بے کل ہو گئی تھی۔ بوا کی کیاری میں گاجریں اور شلجم خاصی مقدار میں لگے تو وہ شمو کے گھر دینے چل دی۔ جوگیا کو اختلاف تھا، بھلا پیسے والے لوگوں کو کیا قدر ہوگی، یہی کہیں گے یہ سبزی تو چند روپوں میں بازار میں مل جاتی ہے، مگر اس نے بوا کو منع نہیں کیا۔ وہ سر پر برقع رکھ کر سبزی کا تھیلا اٹھائے گھر سے نکل گئی، اور وہ بھی شلجم لے کر بیٹھ گئی کہ آج یہی پکانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اتنی ساری گاجریں بھی ہیں، جی چاہتا ہے حلوہ بناؤں، مگر دودھ اور چینی کہاں سے آئے گا؟ ہانڈی بنائی، آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تھی کہ بوا کی واپسی ہوئی۔ آج بھی جلدی آ گئی بوا؟ کیا کہا انہوں نے تمہاری سبزی دیکھ کر؟ کیا کہنا تھا بولی؟ شلجم تو چلو پک ہی جائیں گے، مگر یہ گاجریں اگر بادشاہ نے دیکھ لی، حلوے کی فرمائش کر کے ہمیں مشکل میں ڈال دے گا۔ یہ کہا اور اسی وقت گاجریں دیوار سے ہی پڑوسن کو پکڑا دی۔ چلو شکر ہے شلجم تو رکھ لیے، وہ مسکرائی۔ بوا بھی ہنس پڑی، پھر بولی اندر الماری میں کچھ پیسے رکھے ہیں، وہ لے اور جا کر دودھ اور 1 پاؤ چینی لے آ، آج میرا بھی گاجر کا حلوہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ خیال تو اچھا ہے بوا، حلوے کے شوق میں وہ جھٹ باہر جانے کو تیار ہو گئی، پہلے 1 پاؤ چینی لی، پھر گوالے کے تھڑے کے پاس چلی آئی۔ 1 کلو دودھ دینا سلامے، اس کے پیچھے آ کر کسی نے گوالے سے کہا، وہ سمٹ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ آؤ بادشاہ، کل کہاں غائب تھے؟ گوالے نے اسے بادشاہ کہہ کر مخاطب کیا، یہ شمو کا دیور ہے۔ اس نے ذرا آنکھ اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا جو اب کچھ فاصلے پر مگر اس کے برابر ہی کھڑا تھا۔ ارے یہ تو وہی ہے، وہی جس نے اس روز بچا لیا تھا، جو میرے لیے فرشتہ بن کر بڑے وقت پر آیا تھا۔ چادر میں منہ چھپائے وہ اسے دیکھے جا رہی تھی، اس کی اس کردہ توجہ نے بادشاہ کو بھی ادھر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ جب اس نے دیکھا اس نے نظر جھکا لی، وہ یقیناً اسے پہچانا نہیں تھا۔ دودھ لیا اور چلا گیا۔ یہ تو اتنا اچھا ہے، اسے شمو کا دیور نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے افسوس ہوا تھا۔ دودھ لے کر گھر آئی، بوا بیٹھی گاجریں کش کر رہی تھی۔ بوا تم نے شمو کا دیور بادشاہ دیکھا ہے؟ بس بے ساختہ بلا سوچے سمجھے وہ جاتے ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ نہیں، 2 بار میں ان کے گھر گئی مگر اسے نہیں دیکھا۔ سنا ہے کام دھندا کرتا ہے، شام کو ہی گھر آتا ہے، اور نجو یہ بھی بتاتی تھی موڈ والا ہے، کبھی تو سارا سارا دن گھر رہتا ہے۔ پر تجھے اچانک شمو کا دیور کیوں یاد آنے لگا؟ وہ جب میں دودھ لینے گئی وہ بھی وہاں آیا تھا، مجھے بھلا کہاں پہچان ہے اس کی؟ وہ تو گوالے نے بادشاہ کہہ کر کسی کو بلایا، مجھے یاد آیا شمو کے دیور کا نام بادشاہ ہے، بس اسی لیے میں نے ذرا کہ ذرا اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ گاجریں ذرا سا پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دے، چینی بھی ساتھ ہی ڈال دینا۔ بوا حلوہ بن جائے تھوڑا شمو خالہ کے گھر بھی دے آنا۔ اسے یاد آ گیا تھا بادشاہ حلوے کا شوقین ہے، گھر کی عورتیں کام چور، اسی لیے اس کے آنے سے پہلے گاجریں پڑوس میں بھجوا دی تھی۔ اے رہنے دے، کام چور ہیں دونوں، اگر انہیں اتنا ہی پسند ہوتا حلوہ تو خود بنا لیتی۔ اب وہ کیسے کہتی، میں تو اپنے محسن کے خیال سے کہہ رہی تھی، کیسے بتاتی کتنا بڑا احسان کیا تھا اس نے۔ وہ مرد ہے، صرف نام کا مرد نہیں بلکہ واقعی مرد ہے۔
ایسے مرد کی عزت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حلوہ پک کر تیار ہوا اور اسے کھاتے ہوئے کئی بار جوگیا کو بادشاہ کا خیال آیا، اور یہ جان لینے کے بعد وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، یوں بھی بار بار اس کا خیال آ رہا تھا۔ اگلے روز سویرے ہی سویرے ابھی وہ ناشتے کے بعد باورچی خانے کی صفائی سے فارغ ہوئی تھی کہ شمو آ پہنچی۔ ساتھ میں ایک لڑکی تھی۔ صورت شمو سے بہت ملتی تھی، پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ یہی اس کی بہن نجو ہو سکتی ہے۔ آؤ آؤ نجو، رک کیوں گئی؟ شمع بے تکلفانہ انداز میں آگے آگے چلی آ رہی تھی۔ جوگیا نے کام چھوڑ کر سواگت کیا۔ اسے دیکھ کر شمع نے پیچھے آتی نجو کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں کچھ کہا۔ جواب بھی اسی طرح دیا گیا۔ جوگیا سمجھ نہیں سکی۔ بوا تو گھر پر ہے نا؟ ہاں وہ کمرے میں ہے، ابھی کچھ دیر بعد سامان لے کر باہر جائے گی۔ ہم جانے دیں تو جائے گی نا؟ نجو نے ہنس کر کہا۔ شمو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ دونوں اسی طرح ہنستی کھلکھلاتی کمرے میں گھس گئیں۔ وہ دوبارہ اپنا کام مکمل کرنے چلی آئی۔ دونوں کچھ ہی دیر بیٹھی، بوا کے روکنے کے باوجود ہمیں ابھی بازار بھی جانا ہے کہہ کر چلی گئیں۔ آج بہن کو بھی لے آئی۔ سچ پوچھو تو مجھے نجو کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ وہ جوان لڑکا ہے اور یہ بھی جوان، مگر کچھ خیال نہیں۔ مجھے حیرت ہے، شمو بھی منع نہیں کرتی۔ کیا ہوا بوا؟ اس نے پوچھا تو وہ جو خود سے مخاطب تھی چونکی اور بولی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جا کر اپنا کام کر۔ کیا نجو اچھی لڑکی نہیں ہے؟ یہ اچھی بری کیا ہوتا ہے؟ خبردار جو تو ان باتوں میں پڑی، جا کر اپنا کام کر۔ بوا نے ڈانٹ کر بھیج دیا۔ لگتا تھا شمو کو سارے علاقے میں بس ایک ہی گھر پسند آیا ہے۔ اب تو ساتھ ساتھ نجو بھی آنے لگی، مگر نہ انہوں نے جوگیا سے بات کرنے کی ضرورت سمجھی، نہ ہی جوگیا نے انہیں کبھی بلایا۔ موسم سرد سے سر تر ہو رہا تھا اور بوا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اب اس کے لیے پراندے اور ضرورت کی دوسری چھوٹی موٹی اشیاء فروخت کرنے کے لیے جانا ممکن نہیں تھا۔ دن کس طرح گزریں گے؟ پیسے کے بغیر کون راشن دے گا؟ دوسرے بہت سے خوف میں ایک نئے خوف کا اضافہ۔ زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ دن میں کئی بار وہ یہ سوال خود سے کیا کرتی تھی۔ جوگیا جا اچھو سے کہہ تھوڑی دال اور آٹا ادھار دے دے، ہم جلد ہی پیسے دے دیں گے۔ بوا ابھی ایک روز کا آٹا ہے، شاید تب تک کوئی انتظام ہو جائے۔ وہ جانتی تھی ادھار مانگنے پر اچھو کتنی باتیں سناتا ہے، اسی لیے کل پر ٹال گئی تھی۔ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ میں تیری خاطر یہاں پر پڑی ہوں، تیرا کوئی بندوبست ہو جائے، چلی جاؤں اپنی بیٹی کے پاس۔ میرا داماد مجھے تو قبول کر لے گا مگر تجھے رکھنے پر راضی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا بڑی بے رحم ہے جوگیا، بڑی ہی ظالم ہے، کسی پر ترس نہیں کھاتی۔ دعا کیا کر میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے تیرا کوئی ٹھکانہ ہو جائے۔ بوا میرا دل بڑا کمزور ہے، ایسی باتیں نہ کیا کر۔ وہ تو رونے ہی لگی۔ اپنے دل کو مضبوط کر لے جوگیا، اکیلی عورت کے لیے یہ دنیا یوں سمجھو دہکتے انگارے کی طرح ہے۔ دانت سبھی تیز کیے بیٹھے ہیں، ہاتھ تھامنے والا پار لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ اے ہے یہ شمو بھی پہلے تو روز ہی چکر لگا لیتی تھی، اب دن گزر گئے آئی نہیں۔ تو جا کر پتہ تو کر اس کا۔ بوا مجھے اس کے گھر کا کہاں پتہ ہے؟ ہاں اب میں ٹھیک ہو جاؤں تو لے جاؤں گی، گھر دکھا دوں گی اس کا۔ بوا ٹھیک ہونے کی بجائے زیادہ ہی بیمار پڑ گئی اور انہی دنوں شمو نے بھی چکر لگا لیا۔ بات ایسی کی کہ بوا کو لگا سارا بخار رفع چکر ہو گیا ہے اور اب وہ اس قابل ہے خوشی سے ناچ سکے گا سکے۔ جوگیا اتنی نصیب والی ہوگی کہاں سوچا تھا۔ وہ تو بس کہیں سے یہ بات سننے کی منتظر تھی کہ اس یتیم لڑکی کا ہاتھ ہمیں تھما دو۔ سوچا تھا ہاتھ مانگنے والا جیسا بھی ہوا، جو بھی ہوا بس تھما دے گی اور آگے پھر جوگیا کا نصیب ہوگا۔ مگر اب جو شمو نے اپنے دیور بادشاہ کے لیے اس کا ہاتھ مانگا تو یقین ہو گیا خدا سب کا مالک ہے، وہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر بوا کیا کہتی ہو؟ جواب میں اندازہ تو بوا کے چہرے سے ہو رہا تھا مگر وہ زبان سے اقرار ضروری سمجھتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تیرا شکریہ کس منہ سے ادا کروں، تو نے تو میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی۔ بادشاہ تو ایسا لڑکا ہے جس کے لیے کوئی عقل کا اندھا ہی انکار کر سکتا ہے۔ پھر میں ہاں سمجھوں؟ میری طرف سے پکی ہاں ہے، مگر ایک بات بتا دوں، لڑکی کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس نے لڑکی دی اس نے سب کچھ دے دیا، ہمیں کچھ چاہیے ہوتا تو پھر اس در پر کیوں آتے؟ تم لوگوں نے بادشاہ سے تو پوچھ لیا، اس سے کوئی اعتراض نہ ہو؟ بوا کو خوشی کے ساتھ ساتھ وہم بھی ستا رہے تھے۔ بادشاہ بھائی ہے میرا، اس نے سارا معاملہ مجھ پر چھوڑا ہوا ہے۔ تم بس لڑکی رخصت کرو اور اپنی بیٹی کے گھر جا کر زندگی کے باقی دن سکھ سے کاٹو۔ دیکھو شمو، میرے ہاتھ خالی ہیں، میں جوگیا کو کچھ بھی نہیں دے سکوں گی، میں نے کچھ مانگا ہی کب ہے؟ دونوں ہنسنے لگیں۔ یہاں رسمی انداز میں سوچ بچار کے لیے وقت نہیں مانگا گیا۔ بوا تو کسی بھی طرح کے سوالی کو لوٹانے کے حق میں نہ تھی۔ یہ جوگیا کی قسمت کے بادشاہ کا پیغام اس کے لیے آ گیا۔ ایک ہفتہ بعد کی تاریخ رخصتی کے لیے دے دی گئی اور بوا نے کہا تجھے رخصت کر کے میں بھی بیٹی کے گھر جانے کے لیے چلی جاؤں گی۔ یہ جو گھر میں 2 بستر اور 4 برتن ہیں یہ تو اپنے ساتھ لے جانا۔ بوا پھر کب آؤ گی؟ جدائی کے احساس سے جوگیا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اگر زندگی رہی کبھی نہ کبھی مل ہی جائیں گے،
तू बादशाह को साथ लेकर मुझसे मिलने ओकाड़ा आ जाना। बादशाह के जिक्र पर वो शर्माई और बुआ हंस पड़ी। कैसी अच्छी किस्मत है जोगिया, मैंने कहाँ सोचा था रब ने तेरा इतना अच्छा जोड़ बनाया होगा। बस वो ऊपर वाला बेनियाज है, जब देने पर आता है ऐसे ही झोली भर देता है। एक हफ्ता बाद बारात थी और इन 7 दिनों में जोगिया जागते में भी ख्वाब बुनती रही। बुआ ने आस पड़ोस में कहला दिया था, लड़कियां शाम को शादी ब्याह के गीत गाने आ जाती। हमसाई ने कहीं से ढोलकी का इंतजाम भी कर लिया था। शादी के रोज मेहमानों के बैठने के लिए 2 घरों में इंतजाम हुआ। औरतों को बुआ के यहाँ बिठाया गया, मर्द साथ के घर में बैठे। चाय और जलेबियों से तवाज़ो की गई। जोगिया के लिए बरी में लाल जोड़ा आया। कुल 5 जोड़े थे, सिर्फ यही एक गोटे का काम वाला था। बाकी बिल्कुल सादा से और एक ही सैंडल जो उसे आज पहनना थी। जेवर के नाम पर चांदी का एक सेट और सोने का टीका। शम्मो और नज्जो दोनों ही बड़ी सज धज के साथ आईं। बरी देखने के बाद सबने उनके सज धज को कड़ी निगाहों से देखा। लगता है देवर का सारा पैसा यही खाती हैं। अपना मियाँ तो कुछ ज्यादा कमाता नहीं, उसके देवर का रिक्शा चलता है और खुद भी वो घर में कम ही बैठता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। सुना है किसी तमाशागाह का ठेका ले रखा है। औरतें चुपके चुपके बातें करती रहीं, यहाँ तक कि रुखसती का वक्त आ गया। जोगिया बुआ से लिपट कर फूट फूट कर रो दी। आंसू बुआ की आंख में भी थे, मगर वो मुतमईन भी बहुत थी। उसे आज शाम ही मालिक मकान को चाबी पकड़ाने के बाद ओकाड़ा के लिए बस पकड़नी थी। बस जोगिया से ये उसकी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद या किस्मत या नसीब। ए जोगिया, अपने दुल्हा पर भी एक नजर डाल ले, बड़ा सज रहा है। किसी औरत ने कान में सरगोशी की थी। वो रोते रोते शर्मा गई। रिक्शे में बिठाकर उसे अब्बास उर्फ बादशाह के घर लाया गया। साथ में भाभी शम्मो बैठी। बाकी बाराती कैसे घर पहुंचे उसे इल्म नहीं हो सका। जिस घर में उसे लाया गया वहां शादी वाले घर का गुमान तक नहीं होता था। आंगन में दिनों पहले झाड़ू दी गई होगी और यहाँ बंधी बकरी ने सफाई के म्यार को और भी बढ़ाया हुआ था। जिस कमरे में उसे लाकर बिठाया गया वहां बिछे पलंग पर जो चादर थी वो भी मैली दिखाई देती थी। तुम तो साथ कुछ लाई नहीं, हमारा ही पलंग इस्तेमाल करो। अंदाज का रूखापन और ये लफ्ज जोगिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। खौफ ने उसके सारे बदन में पंचे गाड़ दिए। मैं अब घरों में आई हूँ, कड़ी धूप में बेसाहिबान हुई हूँ। जी चाह रोने लगे मगर मजबूरी थी। वो अब रो नहीं सकती थी। उसे बिठाकर शम्मो बाहर चली गई। उसने कमरे का जायजा लेने की कोशिश नहीं की, यूं ही सर झुकाए बैठी रही। ले बादशाह, आ गई है तेरे घर की मालकन, मगर सुन, हमें ना भूल जाना। याद रखना, तेरे सिवा मेरा है भी कौन। यकीनन की आवाज शम्मो की थी। इस वक्त उसके लहजे में कितनी बेचारगी और कैसा दुख था। जवाब में बादशाह ने कहा था, घर वाली तू है, तू ही रहेगी और तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ। इतना पागल समझ रखा है क्या मुझे। फिर जो कुछ कहा गया वो सरगोशियों में था। खुले रोशनदान से अल्फाज अब समझ में नहीं आ रहे थे। यकीनन वो दोनों साथ के कमरे में मौजूद थे। इस घर में ज्यादा चहल पहल नहीं थी। लगता था आस पड़ोस वालों को बुलाया ही नहीं गया। बस गली के बच्चे और लड़कियां थी जो दुल्हन देखने के शौक में चली आई थी। दुल्हन देखती पसंदीदगी का इजहार करती और अपने घरों को वापस लौट जाती। बैठे बैठे कितनी देर गुजर गई, लड़कियां और बच्चे भी अब नहीं आ रहे थे। लगता था रात खासी बीत चुकी है। उसे भूख भी लगी थी। बैठे बैठे कमर भी अकड़ गई थी। जी चाहा बस अब लेट जाए और सो जाए, मगर भूख में नींद भी नहीं आएगी। यूं लगता है भूल ही गए हैं कोई दुल्हन भी इस घर में उतरी है। बाहर कुछ आहट उभरी। वो जो तकिए से कमर टिकाने लगी थी फिर सीधी हो बैठी। आने वाले नज्जो शम्मो और शम्मो का घर वाला फैजू था। शम्मो ने आगे बढ़कर उसका घूंघट उल्टाया। ये तो अच्छी खासी है। फैजू ने उसके अच्छा खासा होने पर एतराज किया। बस सूरत के लिहाज से मामला खराब है, बाकी सब ठीक है, शम्मो ने बताया। अरे नेकबख्त, तुझे नहीं पता ये मर्द का दिल बड़ा हरामी हुआ करता है, सूरत पर ही तो फिसलता है। हमारा बादशाह ऐसा नहीं। तुम मुझे पागल के पुत्र समझते हो, मगर मैं हूँ बड़ी अकल वाली। जो किया है सोच समझ कर किया है। उनकी कोई बात जोगिया की समझ में नहीं आ रही थी, मगर इतना वो जान सकती थी मामला खराब है। चल उठ, मुंह धो ले। नज्जो हाथ में लोटा साबुन और सलफची लिए खड़ी थी। उसे हैरत तो हुई, जिसके लिए रूप सजाया था उसने तो अभी देखा भी नहीं। ये मुंह धुलवाने को खड़ी हैं, मगर एतराज करना वो जानती नहीं थी और यहाँ के हालात तो वैसे बेसहमाए जाते थे। ये जेवर में जो सोने का टीका है ये मेरा है। शम्मो ने टीका उठा लिया, फिर अपने शोहर से बोली, तू क्या मुंह खोले उसे ही देखे जा रहा है, खा जाएगा क्या। जवाब में फैजू मकरूस ही हंसी हंसकर कमरे से निकल गया। सच कहता है मर्द का दिल बड़ा हरामी होता है। शम्मू बुड़बुड़ाई। नज्जो हंसने लगी। तेरी हंसी बंद हो जाए तो बैठक में चाय बनाकर भेज दे। बादशाह के दोस्त आए हुए हैं, वो इन्हीं के साथ बैठा है। चाय का कह कर गया था, मुझे याद नहीं रहा, तो खुद बना और कमरे में जाकर सबको अपने हाथ से प्यालियां पकड़ा आ। एक प्याली उसे भी दे देना। कमाल एहसान किया गया।
नज्जो चाय लेकर आई तो बोली, सुन चाय पीकर लेट जा, उसे जब आना होगा आएगा और जगाने को जी चाहेगा तो जगा भी लेगा। तू महारानी नवाबजादी तो है नहीं, बीवी है उसकी, उसकी मर्जी जब चाहे जैसे चाहे बरते। एक बात बता दूं, है दिल वाला और जोरावर भी बहुत है। आंख दबाकर बताया था। जोगिया को उसके अंदाज से कराहियत महसूस हुई और दिल में ये भी आई, उसे ये सब कैसे मालूम। मेरी आपा की मानेगी तब ही इस घर में रह सकेगी, वरना छुट्टी हो जाएगी। तेरा तो आगे पीछे भी कोई नहीं, भला जाएगी कहाँ। इस घर पर आपा की हुकूमत है और बादशाह बहुत चाहता है आपा को। जोगिया का जी चाहा ये लड़की फौरन कमरे से निकल जाए। नज्जो ने यहाँ दीवार पर लगे आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाए, दाएं बाएं चेहरे का जायजा लिया, फिर कमरे से निकल गई। चाय ज्यादा गर्म नहीं थी, उसने जल्दी से पी ली और थकन से चूर बदल लिए वसवसों में घिरे दिल के साथ बिस्तर पर लेट गई। पता नहीं लगा कब आंख लग गई। जब उसने आकर जगाया उस वक्त कमरे में हल्की सब्ज रोशनी थी और वो कह रहा था, बड़ी नींद आती है तुझे। मैंने तो सुना है दुल्हन ने दुल्हा के इंतजार में सारी सारी रात भी जाग कर गुजार दिया करती हैं। वो कुछ कह नहीं सकी। रोनामाई में बादशाह ने एक अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी और कानों में जो जुमले उंडेले वो ये थे, भाभी इस घर की बड़ी हैं, मैं इसको बहुत इज्जत देता हूँ, बहुत चाहता हूँ। अगर तुम मुझे खुश करना चाहती हो तो मेरी भाभी को खुश करना होगा। याद रखो, उसे नाराज करके तुम मुझसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकती। जमीन तो तुम्हारे पैरों के नीचे है नहीं। एक बुढ़िया ही तो थी जो तुम्हारे लिए मैका हो सकती थी, वो भी चली गई। अब कोशिश करना ऐसा वक्त ना आए कि तुमसे की ठिकाना भी छूट जाए। मेरी भाभी बड़ी मासूम औरत है, भाई मेरा माजूर है, बस थोड़ा बहुत ही कमाता है। वो बेचारी डरी हुई है। अगर तुमने आकर हर चीज पर अपना कब्जा जमा लिया फिर इसका क्या बनेगा। मैंने उसे तसल्ली दी है और बताया है, मैं अहमक मर्दों में से नहीं हूँ जो चालाक मक्कार बीवियों के इशारों पर नाचते हैं। मैंने 10 जमातें पास की हैं, मुल्क में भी बहुत से शहरों में घुमा हूँ, मुल्क से बाहर भी रहा हूँ, एक दुनिया देखी है और पहचानी है। इसलिए मुझे बेवकूफ बनाकर हुकूमत करने का ख्याल दिल से निकाल दो। जोरावर उसका मुख्तार जोरावरी दिखाकर सो गया और वो जैसे नींद हमेशा के लिए खो चुकी। ये उसने क्या कहा था, कैसी औरत समझा था उसे, कितनी बेगानगी थी उसके लहजे में। वो तो उसे कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। गली में उसे एक बदकिरदार से बचाने वाला ऊंचा लंबा खूबरू मर्द जो उसके दिल में बस गया था, क्या वो यही था। वो तो इसका रिश्ता आने पर खुद को खुशनसीब तस्वर करती थी। वो तो सारी उम्र उसकी सेवा करने और बदले में कुछ भी पाने की आरज़ूमंद नहीं थी। हाँ, सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत, मगर यही ना मिल सकी। वो जितना भी मातम करती बैन डालती कम था, मगर उसे रोने की एहतजाज करने की इजाजत ही कहाँ थी। एक नजर उस मर्द पर डाली जो अब सिर्फ और सिर्फ मालिक था। खड़े खड़े नक्श और मजबूत हाथ पैर, सोया हुआ वो किसी कदर नरम को और मेहरबान दिखाई देता था। वो उसे देखती रही, यहाँ तक कि वो चेहरा उसकी आंखों में आए नमकीन पानियों में डूब गया। सुबह बेदार हुई, सीमेंट के लेंटर पर पहली निगाह गई। कहाँ हूँ मैं। वो ये छत देखकर चौंकी, फिर बराबर में सोए हुए अब्बास को देखा और उसे याद आया वो कहाँ आ गई है। अपनी आज़ादी की आखिरी सुबह वो गंवा चुकी है। अब जिंदगी किसी और के इख्तियार में है। रात से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख लग रही थी मगर वो खुद से ना तो कुछ मांग सकती थी और ना ही बाहर जाकर कुछ खा सकती थी। अभी घर मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था। शायद मकीन देर से उठते थे। बकरी की मैं और उसके पाँव में बंधे घुंघरू की आवाज मुसलसल आ रही थी। शायद ये भी मेरी तरह भूखी है। बेचारगी के शदीद एहसास में घिरकर उसने सोचा था और फिर बादशाह की तरफ देखा था। कितनी गहरी नींद है इसकी। बकरी इतना शोर डाल रही है मगर ये जाग ही नहीं रहा। उसकी बकरी इतना शोर डाल रही है। उसे बैठे और बादशाह को सोए काफी वक्त गुजर गया। बाहर कुछ आहट उभरी। वो तो आहटों पर ही कान लगाए बैठी दुपट्टा दुरुस्त करके दरवाजे की तरफ देखने लगी। बादशाह, मेरे बादशाह। शम्मो की आवाज में मिठास ही मिठास थी। बादशाह ने करवट बदली, जरा सी आंख खोलकर उसे देखा, फिर पूरी आंखें खुल गईं। सुन रही हो, भाभी बुला रही हैं। मजे से बैठी हो, उठती क्यों नहीं। उसके बुरी तरह जताने पर वो जल्दी से उठी और दरवाजा खोल दिया। शम्मो ने उसे देखा, हाथ से धकेल कर परे किया और अंदर आ गई। उठ गया मेरा बादशाह। वो बड़ी बेतकल्लुफी से उसके बहुत करीब पलंग पर बैठ गई। भाभी, सर में दर्द है। अब्बास ने अपना हाथ उसके बाजू पर रख दिया। उठकर नहा ले, दर्द ठीक हो जाएगा। और आज नाश्ता बाजार से लाना है, बड़ी थकन है, चूल्हे के पास बैठने को जी नहीं चाह रहा। तो मंगवा लो बाजार से, मैंने मना कब किया है। पैसे इधर अलमारी में रखे हैं, जितने चाहिए ले लो। ना भाई, अब मैं तेरे पैसों को हाथ नहीं लगाती, क्या पता तेरी बीवी बुरा मान जाए। ले बता भाभी, कैसे बातें करने लगी है तू। अरे ये तो तेरी खिदमत के लिए लाया हूँ, मालकन तू है, तू ही रहेगी। सुन रही है जोगिया, तेरा घर वाला इख्तियार दे रहा है, इसलिए पैसे उठा रही हूँ। अब तू एतराज ना करना। वो इतनी तेज कहाँ थी, उसे कुछ बोलना कहाँ आता था, वरना शोहर को इस औरत के बस में देखकर वो भी उसकी थोड़ी बहुत खुशामद करके शोहर को खुश कर लेती।
शम्मो ने पैसे उठाए, फिर जोग्या से बोली, अगर गर्म पानी से नहाती हो तो पानी गर्म कर लो, वरना सिर्फ अब्बास के लिए गर्म कर दो। ये सर्दियों में ठंडे पानी से नहीं नहा सकता, जुकाम हो जाता है इसे। मैंने तो अब तक बड़ा ही ख्याल रखा है इसका, तुम मुझे हमेशा ही लापरवाही सी दिखाई दी हो। हाथ जोड़कर कहती हूँ मेरे बादशाह का ख्याल रखना। भाभी ओ भाभी, इधर आ, मेरे पास बैठ। तू तो मुझे बिल्कुल ही अकेला छोड़ रही है। मैं तो तेरा आदी हूँ, तेरी तवज्जो के बगैर मैं नहीं रह सकता। वो फिर से पलंग पर बैठ गई और जोगिया से बोली, जा पानी गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दे। वो चुपचाप बाहर आ गई। उसने देखा सहन में लगे इमली के दरख्त से बकरी बंधी थी। चारा खासे फासले पर रखा हुआ था। पानी का बर्तन खाली था और वो बेचारी कभी खाली बर्तन में मुंह डालती, कभी दूर रखे चारे को देखकर बेचैन होने लगती। खूंटे से बंधी भूखी मजबूर लाचार बकरी बेजुबान अपनी भूख प्यास के बारे में किसी को बता नहीं सकती। वो चूल्हे पर पानी रखना भूलकर चारे तक आई और लाकर बकरी के आगे डाल दिया। फिर उसका बर्तन भी पानी से भर दिया और जब वो खा रही थी, जोगिया को बहुत खुशी और सुकून महसूस हो रहा था। बावर्ची खाने में आकर धचका लगा। गंदे संदे बर्तनों का ढेर, मैला चिकट चूल्हे को देखकर पता नहीं चलता था इस पर क्या क्या रंग किया होगा। पतीलियां काली स्याह, क्या इस घर में औरतें रहती हैं? वो दरवाजे पर ही रुक गई थी। इधर उधर देखकर माचिस तलाश की, फिर आगे बढ़कर औंधी सीधी रखी प्लेटों को खिसका कर ढूंढा। आखिर माचिस उसे एक गिलास में पड़ी मिल गई। आग जलाकर पानी चूल्हे पर रखा, तभी शम्मो चले आई। अरे सुन रही, पहले बादशाह नहाएगा, बाद में तुम। मैं तो ठंडे पानी से ही नहा लूंगी जी। वो मिनमिनाई, चाहे ठंडे से नहाओ या गर्म से, पहले बादशाह नहाएगा। उसने अस्बात में सर हिला दिया। अब यहीं सज कर बैठी ना रहना, ये बर्तन देख रही हो गंदे पड़े हैं, बाहर नल के पास ले जाओ और धो डालो। लेकिन ठहरो, इससे पहले बादशाह के कपड़े निकाल दो और तौलिया भी गुस्ल खाने में रख देना। वो उसके कपड़े निकालने कमरे में आई। बादशाह अब तक बिस्तर पर लेटा था। नज्जो भी वहीं पलंग पर बैठी थी। सरगोशियों में बातें हो रही थी और अब्बास के होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो ठटकी तो दिल को झटका भी लगा, मगर जुबान बंद रखना उसकी मजबूरी थी। चुपचाप कपड़े निकाले और बाहर आ गई, मगर दिल पर पहले जो उदासी छाई थी, अब तो वो जैसे पंजे गाड़ कर बैठ गई और उसे तकलीफ देने लगी। आखिर इस औरत ने बादशाह की शादी अपनी बहन से क्यों ना कर दी? इतनी बेतकल्लुफी है दोनों में, और बादशाह कितना खुश है। और इसके साथ वो जल जल कर सोचती रही। धोने वाले बर्तन लेने बावर्ची खाने में आई तो लगा यहाँ तो हर बर्तन ही धो डालने के काबिल है। बाहर नल के पास ढेर लग गया। वो रेत और साबुन लेकर बर्तन मांजने बैठ गई। पीछे ठक ठक हुई, मुड़कर देखा, अब्बास का बड़ा भाई अपनी बैसाखी के सहारे आ खड़ा हुआ था और बिना बात के ही मुस्कुराए चला जा रहा था। वो फिर रुख मोड़कर अपना काम करने लगी। हंसी उभरी और फिर बोला, इतनी नाजुक धान पान सी तो है तू, ये इतना ढेर धो लेगी? उसके अंदाज में अपनायत नहीं थी, ये आवाज और अंदाज मजाक उड़ाता हुआ महसूस हुआ था। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। सर पर धरा दुपट्टा खींचकर माथे तक ले आई और रेत साबुन से पतीली रगड़ने लगी। चलो हम भी तो देखें कितनी जान है तुझमें। वो यहीं सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गया। जोगिया को उसके यूं देखने और बात करने से उलझन होने लगी। जी चाहा सब कुछ यहीं छोड़कर अंदर चली जाए, खुद को उसकी नजरों से छुपा ले, मगर वो जो कुछ सोच सकती थी उस पर अमल कहाँ कर सकती थी। बादशाह नहाकर आ गया। तौलिए से बालों को रगड़ते हुए उसने बर्तन धोती जोगिया और यहाँ बैठे अपने बड़े भाई को देखा और बोला, हाँ कहो भाई, कैसी है? तुम्हारे और भाभी के लिए अच्छी तो रहेगी ना? खिदमत करेगी तुम्हारी। ही, अभी तो आगाज है मेरे भैया, आगे आगे देखेंगे। वैसे अगर तुमने जोरू की गुलामी ना शुरू कर दी, फिर सारा मामला ठीक ही रहेगा। मैं और जोरू की गुलामी? क्या तुम बादशाह को जानते नहीं हो भाई? वो कुछ बुरा मानकर यकीन दिला रहा था। देखेंगे देखेंगे, अभी तो शुरू की बात है। वैसे बीवी तेरी जलती हुई मोमबत्ती की तरह है। क्या मतलब भाई जी? आ गए नहाकर? हाय अल्लाह, अकल कब आएगी? इतनी ठंड में खड़ा हो गया, हवा लग गई मेरी तो जान पर बन जाएगी। चल अंदर आजा, मैंने नाश्ता लगा दिया है। फैजू तुम भी आ जाओ, सुबह सुबह ठंडी हवा खाने इधर बैठ गए हो, खांसी शुरू हो जाएगी। सारी रात खूं खूं करके मेरा सर खाओगे। जो 2 घड़ी आराम कर लेती हूँ वो भी हराम हो जाएगा। हाँ हाँ आ रहा हूँ। वो भी खटखट करता चल पड़ा। पीछे पीछे अब्बास भी था। वो मुंतजिर रही, अभी उसे भी कोई नाश्ते के लिए कहेगा, मगर शायद वो तीनों ही उसे भूल गए थे। गिलास उठाया, ताज़ा पानी से भरा और लबों से लगा लिया। पानी पीते हुए उसकी निगाह बकरी की तरफ उठी। वो चारा छोड़कर उसे ही देख रही थी। ए जोगिया, अगर बर्तन धुल चुके हो तो बावर्ची खाने में रख दे, और रात का आटा गूंदा रखा है, अपने लिए रोटी डाल ले। हलवा और छोले कमरे में बचे पड़े हैं, रोटी के साथ खा लेना। आने वाले दिनों में उसने देखा ये घर मुकम्मल तौर पर उसकी भाभी और नज्जो के कंट्रोल में है। यहाँ तक के घर के दोनों मर्द उसका हुक्म टालने की जुर्रत नहीं कर सकते। बादशाह सुबह घर से निकलता और वापसी इशा के वक्त होती। वो रोटी बाहर ही से खाकर आता था। फैजू सारा दिन घर पर रहता। कभी कभी उसके मिलने वाले आ जाते, उनके लिए चाय छोटी सी बैठक में भिजवा दी जाती। घर का तमाम काम अब जोगिया की जिम्मेदारी था।
उसने बावर्ची खाने का फर्श धो धोकर साफ कर दिया था और चूल्हे का असल रंग भी दरियाफ्त कर लिया था। पतीलियों की कालक भी आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। इसी तरह बाकी घर भी अब साफ सुथरा दिखाई देने लगा था। उसने देखा था इन लोगों ने बकरी को खूंटे से बांध तो लिया था, मगर उसके चारे पानी का ध्यान उन्हें नहीं रहता था। मगर अब वो खुद ध्यान रखने लगी थी और बकरी भी उसे पहचान की नजरों से देखती, प्यार से मिनमिनाती, मैंने तुम्हारा नाम नीली रखा है, तुम्हारी आंखें कुछ नीली नीली सी हैं ना। वो जब भी मौका मिलता उसके पास आ बैठती और बातें करने लगती, मगर इससे मौका कम ही मिलता था कि सारा दिन कामों में उलझे ही तमाम हो जाता था। आज मटर गोश्त पका लेना। शम्मो हर रोज अपनी मर्जी का खाना बनवाती थी। आज दोनों बहनों को कहीं जाना था और उसे फैजू के वजूद से खौफ आता था। काश आज बादशाह जल्दी आ जाए। उस पर घबराहट तारी थी। वो दोनों बन-ठन के घर से निकल गईं। वो फैजू की नजरों से बचने के लिए कितनी देर अपने कमरे में बैठी रही। दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद रब ने मेरी दुआ सुन ली, आज बादशाह जल्दी आ गया है। वो तकरीबन दौड़ती हुई दरवाजे तक आई और बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। फैजू है घर पर? एक गैर मर्द को सामने पाकर वो जल्दी से ओट में हो गई। उससे कहो रब नवाज आया है, बुलाती हूँ मैं। वो अंदर आई, फैजू को रब नवाज की आमद की इत्तला दी। वो उठकर दरवाजे तक आया। कुछ देर दोनों में बातें होती रहीं। फिर उसे दरवाजा बंद करने का कहकर इस आदमी के साथ चला गया। चलो ये तो अच्छा हुआ। उसने सुकून का सांस लेकर दरवाजा बंद किया और बावर्ची खाने में आकर हांडी बनाने की तैयारी करने लगी। जब गोश्त भून रही थी, साथ साथ मटर के दाने भी निकाल रही थी, तब फिर दस्तक हुई। हाय, कहीं फैजू तो वापस नहीं आ गया। सब गए हुए थे, कितना अच्छा लग रहा था। आज़ादी और सुकून का एहसास हो रहा था। वो बददिली से दरवाजे तक आई, तब तक तीसरी मर्तबा दस्तक हो चुकी थी। कौन है? खोलो, धाड़ कर कहा गया। आवाज पहचान कर उसने जल्दी से जंजीर गिरा दी। कहाँ मर गई थी? कब से खटखटा रहा हूँ, सुनती ही नहीं। अब्बास गुस्से में बोल रहा था। वो चुपचाप चूल्हे के पास आ बैठी। वो कमरे में चला गया, पहले एक कमरे में फिर दूसरे में। उसके बाद बावर्ची खाने के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। कहाँ गए हैं सब? पता नहीं। वो मुखसर जवाब देकर मटरों के दाने निकालने में बुरी तरह मसरूफ रही। क्या पका रही हो? कुछ सोचकर वो अंदर आ गया और दूसरी चौकी खींचकर वहीं बैठ गया। मटर गोश्त। उसका यूं करीब बैठना उसका रोम रोम धड़काने लगा और खुशी अंग अंग में सरागत करने लगी। बड़े दिन हो गए घर का खाना नहीं खाया। लाओ आज देखो तो कैसा पकाती हो। आज पहली बार उसने यूं बात की थी, रौनक और तहक्कुम के बगैर। रोटी भी डाल दूं, आटा गूंदा रखा है। वो सरशार हो गई थी। अब्बास ने असबात में सर हिला दिया। दूसरा चूल्हा जलाकर जल्दी से तवा रखा और रोटी बनाने लगी। बड़ी महारत से गोल पतली चपाती तैयार करके उसके सामने रखी। एक, दो और तीसरी डालने लगी। उसने रोक दिया। मेरे लिए दो ही काफी हैं। अपने लिए बनानी है तो बना लो। कुछ सोचकर उसने अपने लिए भी डाल ली। भुना गोश्त प्लेट में निकाला और सलीके से ट्रे में लगाकर अब्बास के सामने रख दिया। खाना बड़ा अच्छा बनाती हो। उसकी तारीफ से जोगिया तो हवाओं में उड़ने लगी। काश ये वक्त ठहर जाए, शमो कभी वापस ना आए। तुम खा नहीं रही? वो उसके कहे अल्फाज के सहर में थी। जब उसने तवज्जो दिलाई, वो चौंक कर खाना खाने लगी। मैं तो इधर एक काम से आया था, भूख लगी तो ये सोचकर घर आ गया शायद कुछ पका हो। ये तो पता नहीं था तुम अकेली होगी। उसने पानी का गिलास बढ़ाया था। उसने गिलास के बजाय हाथ थाम लिया, खुद खड़ा हुआ और उसे भी खींचकर खड़ा कर लिया। शम्मो और नज्जो की वापसी मगरिब की अजान के साथ हुई। फैजू अभी तक घर नहीं लौटा था। तौबा, आज तो थक गए। नज्जो बिस्तर पर ढह गई। अच्छा, तुझे भी थकन हो रही है? फिर सोच ले मेरा क्या हाल होगा। शम्मो हंस पड़ी। ये मलक भी बस हद कर देता है, पूरा बाजार ही घुमा डाला। सोचो अगर जो उसकी माँ को पता चल जाए वो हमसे मिलने अपने शहर से यहाँ आया है, कैसी क्यामत उठाए वो चुड़ैल। नज्जो कह रही थी, शम्मो हंसे जा रही थी। फिर बोली, मर जानिए, तुझ में कोई बात ऐसी है जरूर। मर्द तेरे पीछे पागल हो जाते हैं। अब इस मलक के लिए औरतों की क्या कमी है? दब के रिश्वत लेता है, बड़ा पैसा है इसके पास, एक से एक औरत मिल सकती है, मगर तेरा ही दम भरता है। और इधर ये अपना पागल का पुत्र। ये भी तो। आंख दबाकर शम्मो ने कहा और सहन में बकरी के पास खड़ी जोगिया को देखकर कह कहा लगाया, ये भी एक ही नमूना है। हमारी किस्मत हमें मिल गई और काम बन गया। अगर जो कोई और अब्बास की बीवी बनकर आ जाती, भला अपने घर वाले का पैसा इधर उधर होने देती। मुझे तो अब्बास पर हैरत होती है आपा, बिल्कुल ही अक्ल नहीं है उसमें। औरत का जादू अच्छे अच्छों को पागल बना देता है। अब्बास कोई निराली बात तो नहीं कर रहा? ए जोगिया, तू क्या बकरी के साथ चिमट गई है? चाय बना कर दे, थक कर आई हैं हम दोनों। और सुन, रोटी जल्दी डाल देना, भूख भी लग रही है। अभी वो चाय बना रही थी, बादशाह भी आ गया और सीधा भाभी के कमरे में चला गया। उसने 2 की जगह 3 कप चाय बनाई। जब लेकर कमरे में गई, भाभी कुर्सी पर, वो और नज्जो पलंग पर बैठे थे। लाओ चाय को बड़ा जी चाह रहा था। अब्बास ने झट से प्याली पकड़ ली।
जी तो हमारा भी बड़ा चाह रहा था, मगर इसे इतनी तमीज़ नहीं कि कोई थका हुआ घर आए तो बगैर पूछे ही चाय बना दे। मैंने कहा है तब बनाकर लाई है। हांडी भी पता नहीं पकाई है या नहीं। हांडी पका ली है इसने। तुम्हें कैसे पता? मैं दोपहर को आया था, रोटी खाकर गया हूँ। बड़ा मज़ेदार पकाया था। दोनों की आंखें कुछ फैल सी गईं। भाभी ने जोगिया की तरफ देखा और घबरा कर निगाहें चुरा गई। इसे भला कहाँ कुछ पकाना आता था। गरीब लोग थे, दाल उबाल कर नमक मिर्च डालकर खा लेते थे। इसे हांडी पकाना मैंने सिखाया है। वो अब्बास की नज़रों में जोगिया को हकीर और गिरा हुआ ही रखना चाहती थी। अब्बास ने बज़ाहिर सुनकर भी नहीं सुना और बोला, तुम दोनों कहाँ निकली हुई थी? हमारी एक पुरानी जानने वाली की सास मर गई थी, उधर गए थे। उनके इस झूठ पर जोगिया को बड़ी हैरत हुई। अब्बास क्या नहीं करता इनके लिए, और ये उसकी भी सगी नहीं है। बाजार गई थी किसी मलक के साथ। जब से वापस आई मलक की ही बातें हो रही हैं और अब्बास से झूठ बोल रही हैं। देख ले, बड़े पर पुर्जे निकाल लिए हैं। अच्छा खाने को मिला है, दिमाग अर्श पर पहुंच गया है। हमने कहा है बीबी रानी से, भूख लगी है रोटी जल्दी डाल ले, मगर परवाह ही नहीं। जोगिया, अगर भाभी को इनकार किया, इसका हुक्म ना माना, टांगे तोड़ दूंगा तेरी, दफा कर दूंगा अपने घर से। तू किसी ख्याल में न रहना। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो बीवियों के गुलाम हुआ करते हैं। जा रोटी डाल जाकर, ये मनहूस सूरत गुम कर यहाँ से। वो चुपचाप चूल्हे के पास आ बैठी और फिर जब्त का याराना रहा। फूट फूट कर रोई। कौन हूँ मैं और क्या रिश्ता है इनका मेरे साथ? क्या मैं अपने घर नहीं आई? खरीदा है इन्होंने मुझे? आखिर क्यों ऐसा सलूक कर रहे हैं? मैं किसके पास फरियाद लेकर जाऊं? कितनी उम्मीदों के साथ, कैसे कैसे ख्वाब लेकर मैं इस घर में आई थी। और इसको, ये जो घर वाला कहलाता है, उसको मैंने क्या समझा था, दिल में जगह दी थी, मगर ये इस काबिल है ही नहीं। आंसू टिप टिप गिर रहे थे। रोटी पकाते हुए तवे के साथ साथ वो खुद भी जल रही थी और जी चाहता था इस घर को ही आग लगा डाले। इन तीनों ने रोटी एक साथ खाई। फैजू देर से आया। उसकी रोटी वो पका कर रख चुकी थी और खुद कुछ भी खाए बगैर बिस्तर पर आ गई थी। इन औरतों के सामने बेइज्जत किया वो कौन है? शम्मो भी तो उसकी तरह उस घर की बहू ही है, और नज्जो, उस जलील लड़की का तो कोई ताल्लुक बनता ही नहीं, मगर कैसे रानी बनी बैठी है। वो जलती रही और रोती रही। अब्बास देर तक भाभी और नज्जो के पास बैठा रहा। लगता है भाई फैजू को कोई काम का आदमी मिल गया है, आज फिर नाश्ता करते ही निकल खड़ा हुआ है। अरे छोड़ नज्जो, मैंने तो इस आदमी को मुंह लगाना ही छोड़ दिया है, बड़ा ही मक्कार है। जब तक टांग दुरुस्त थी, कई औरतों से यारी थी, घर से बाहर ही जी लगता था उसका, पैसा भी उन्हीं पर लुटाता रहा। मेरे लिए तो बादशाह ही शुरू दिन से सब कुछ करता रहा है, और बदले में तू क्या कर रही है बादशाह के साथ? इसका घर बर्बाद करने वाली चुड़ैल। जोग्या ने जलकर सोचा और जल्दी जल्दी रेत साबुन से पतीली रगड़ने लगी, जैसे शम्मो की खाल खींच रही हो। दरवाजे पर दस्तक हुई। शम्मो बोलते बोलते रुक गई। जाकर दरवाजा खोला, किसी को देखकर बौखलाई। ऐ है तुम यहाँ हमारे घर में? क्यों आना अच्छा नहीं लगा? आवाज बारोब थी। नज्जो को तो करंट सा लगा। उठकर कमरे में दौड़ गई। जोग्या को इन दोनों की बौखलाहट अजीब सी लगी। आखिर कौन हो सकता है आने वाला? रास्ता तो दो शम्मा बेगम, तुम तो राह रोक कर खड़ी हो। ओहो बस जी, कुछ समझ नहीं आ रही। यकीन ही नहीं आ रहा मलक साहब कि तुम हमारे घर आए हो। अच्छा तो ये मलक है जिसके साथ कल सैरें होती रही हैं। जोग्या ने निगाह उठाकर आने वाले को देखा। भारी जुस्सा, दरमियाने से कुछ कम कद और सांवला रंग, आम से नकूश, कपड़े बहुत कीमती पहन रखे थे और अकड़ कर चल रहा था। उसकी नजर भी यहाँ वहां से होती जोगिया पर ठहर गई। अरे ये कौन? वो इसे घूर रहा था। ये अब्बास की बीवी है। आओ आओ अंदर चलकर बैठो। शम्मो को उसका जोगिया को यूं सराहने वाले अंदाज में देखना अच्छा नहीं लगा। यहाँ धूप अच्छी है, कमरे में तो ठंडक होगी। वो इतना कहकर यहाँ बिछी चारपाई पर बैठ गया। एरी तू कब तक यहाँ जमी रहेगी? चल चाय बना कर ला। शम्मा ने डांट दिया। वो बर्तन छोड़कर चूल्हे के पास चली आई। दरवाजा तो खुला था। उसने कमरे से नज्जो को निकलते देखा। बालों को कंघा करके हल्का सा मेकअप किए, कपड़े बदले वो मुस्कुराती हुई बाहर निकली और मलक के स्वागत को बढ़ी थी। साजे सामान अंदर ले आ, मलक ने किसी को आवाज दी थी। बाहर कुछ खटपट हुई। जहां वो लोग बैठे थे वो हिस्सा दरवाजे से नजर नहीं आता था। जोगिया सिर्फ उनकी आवाजें सुन सकती थी। हाय अल्लाह मलक जी, इतनी तकलीफ क्यों की? दोनों बिछी जाती थीं। इसमें तकलीफ की क्या बात है, मिलकर खाएंगे। वो मलक जी, हमारे घर के मर्द इसे अच्छा नहीं समझेंगे। शम्मो ने हिचकिचाकर वजह बयान की थी। मर्दों को बताने की जरूरत क्या है? लो जी, इतना सारा फल फ्रूट मिठाई, क्या हम शाम तक खा सकते हैं? कुछ ज्यादा तो नहीं? उसके अंदाज में लापरवाही और फजूल सा गुरूर था। आखिर ऐसा क्या लाया है? तजस्सुस ने जोगिया को मजबूर किया। उसने खिड़की से झांका। मिठाई के दो डब्बे, इतने सारे केले, सेब और अमरूद। उसे याद आया, रात भी अपने दुख में कुछ नहीं खाया, सुबह भी बस एक प्याली चाय की पी थी। भूख चमक उठी। उसे मिठाई पसंद भी बहुत थी,
मगर मजबूरी वो सामने रखी इन नेमतों को खा नहीं सकती थी। चाय प्यालियों में डालकर बाहर आई। जा अब अंदर जाकर बैठ, शम्मो ने डपट कर कहा। क्यों जी, हमसे क्या पर्दा करवाओगी इसे? मलक ने बुरा मानकर कहा। फिर जोगिया से बोला, तुम इधर ही बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोली, कुछ नहीं, शम्मा की तरफ देखने लगी। मलक ने बैठने को कहा था, शम्मा अब उसे मना नहीं कर सकी। मलक ने मिठाई का डब्बा खोला और सबसे पहले उसके आगे करते हुए बोला, लो, जो पसंद है वो ले लो। उसने डरते डरते गुलाब जामुन उठा ली। बस सिर्फ एक और लो ना। मलक ने डब्बा उसकी झोली में रख दिया। फिर नज्जो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तैयार रहना, आज हमें कहीं जाना है। जोगिया को इतनी तवज्जो देने पर वो जुज़बुज़ हो रही थी। अब जो वो मुतवज्जो हुआ तो एकदम से मूड दुरुस्त नहीं कर सकी। सुना है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मलक की सिर्फ आवाज में ही रौब था, सूरत कद बुत कुछ नहीं था। उसने सोने की मोटी सी अंगूठी और गले में सोने की चेन डाल रखी थी। एक के बाद दूसरी सिगरेट सुलगा रहा था। बातों में अपनी बड़ाई, शेखी और अंदाज में भी यही कुछ था। चाय अच्छी बनाती हो। उसने गुमसुम एक ही गुलाब जामुन खाकर बाकी मिठाई गोद में धरे बैठी जोगिया से कहा, अरे इसे कहाँ कुछ आता था, ये तो मेहनत मजदूरी करके भी इतना ही कमाती थी कि बस दाल सब्जी उबाल कर पेट का जहन्नुम भर सके। इसे खाना पकाना हमने सिखाया है। शम्मा उसकी तारीफ किस तरह बर्दाश्त कर सकती थी। मलक की छोटी छोटी आंखों में चमक आ गई। अच्छा, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। बाप और भाई क्या करते हैं? दोनों हंस पड़ी। भाई है ना बाप और ना ही माँ। रिश्ते की एक बुआ ने पाला, बोझ हमारे सर थोप कर वो भी चलती बनी। अच्छा अच्छा। अब मलक ने पहले से ज्यादा तफसील के साथ उसका जायजा लिया और आगे बढ़कर मिठाई का एक टुकड़ा खुद उसके हाथ में देते हुए बोला, लो, शादी की खुशी में मेरी तरफ से खाओ। फिर शम्मो से बोला, अब्बास तो बड़ा खुश होगा। लो जी, इसमें खुशी की क्या बात? ऐसी सूखी सड़ी पीली फटक ढीली ढाली औरत से भी कोई खुश हो सकता है? हमसे लड़ता है, कहाँ फंसा दिया। ओहो अच्छा। उसने तवील कश लिया। फिर इन दोनों से बोला, कल उसी होटल आ जाना जहां हमने खाना खाया था। कल? आज क्यों नहीं? आज तो मैं नज्जो के साथ जा रहा हूं ना। जेवर खरीदना है, आज उसे साथ लेकर मुख्तलिफ दुकानों पर फिरूंगा। जो जो जेवर उसे पसंद होगा ध्यान में रखूंगा, फिर शादी से पहले वही सब खरीदूंगा। मलक जी, ये सूट बड़ा अच्छा लग रहा है आप पर। नज्जो तो बिच बिच जाने को तैयार थी। सभी तारीफ करते हैं, वैसे मुझ पर नसवारी रंग सजता भी है। वो बड़ा पुरएतमाद था। उसको देखकर जोगिया को हंसी आने लगी। हरे रंग के कुर्ते शलवार में हरियल तोता ही लग रहा था और नसवारी रंग में नसवारी मुर्गा लगता होगा। पता नहीं ये शीशा नहीं देखता जो यूं अकड़ कर अपनी तारीफ कर रहा है। क्यों नहीं जी, रब ने आपको बनाया ही ऐसा है, जो भी पहनते हो सज जाता है। बड़ा रोब है जी आपके चेहरे पर और कदबुत में कशिश है। शमो दांत निकाले झूठ बोलकर उसे और भी हवाओं में उड़ा रही थी। उसने खामोश बैठी मिठाई खाती जोगिया की तरफ देखा। हाँ जी, आप कुछ नहीं बोले, अपना नाम ही बता दो मेहरबानो। इसका नाम जोगिया है। शम्मा ने बेजारी से उसे देखकर मलक को बताया। ये खुद नहीं बोलती, नखरे करती है, बड़ी पक्की है, चेहरे से जितनी मासूम अंदर से इतनी ही घुन्नी। जोगिया मिठाई यहीं रखकर अंदर चली गई। दोनों मलक से उसकी बुराइयां करने लगी। तो छोड़ो जी, हमें उससे क्या लेना देना। आज नज्जो को ले जा रहा हूँ, कल तुम दोनों तैयार रहना। चाय पीते ही नज्जो जाने की तैयारी करने लगी। जोगिया फिर चूल्हे के पास आ बैठी थी। उसने देखा नज्जो ने नीले रंग का सूट पहना था, पाँव में ऊंची एड़ी का जूता और चेहरे पर तेज सुर्खी पाउडर। वो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। मलक उसे लेकर चला गया। उनके जाते ही शम्मो ने जोगिया से कहा, किसी को ये मत बताना मलक आया था। अगर अब्बास या फैजू को पता चला तो फिर याद रख, तेरा इस घर में दाना पानी खत्म हो जाएगा। वो चुप रही, मगर ये सोचा जरूर, इसका मतलब है वो दोनों मलक की यहाँ आमद को पसंद नहीं करते। लो देखो, इतनी मिठाई फल उठा लाया। अकल का कोड़ी, ब्रोस्ट तली हुई मछली और कबाब लाता तो मजा ही आ जाता, मगर जैसी शक्ल वैसी अकल। बांदर। कहता है जो भी पहनता हूँ सज जाता है। शम्मो फल मिठाई संभालते हुए कहकर जोर से हंसी थी। जोगिया के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। शम्मो का ख्याल था नज्जो की वापसी अब शाम तक ही होगी। वो मजे से फल मिठाई खाती रही। दोपहर के खाने के लिए जोगिया को मना कर दिया। अंदाजा गलत हुआ, नज्जो 1 घंटे बाद ही वापस आ गई। इतनी जल्दी क्या जेवर देखने नहीं गई? नहीं, इस जल कुक्कड़ को रास्ते में कोई काम याद आ गया, कहने लगा फिर ले चलूंगा। लो भला, इतनी मेहनत से मेकअप किया मैंने और सोचा था आज तो कड़ाही गोश्त खाऊंगी। अच्छा चल, गुस्सा ना कर, मिठाई खाकर देख, बड़ी मजेदार है। कल हम दोनों ने जाना तो है, अपनी पसंद का खाना खाएंगे। हाँ, कल तो सारी कसर निकालनी है, अच्छे से होटल में ढेर सारा खाना और फिर फालूदा और आइसक्रीम। उसे कहेंगे आज तो सारा दिन अपनी गाड़ी में घुमाए हमें। अरे ना, सारा दिन की बात ना करना। अगर फैजू या अब्बास हमारे पीछे से घर आ गए तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? अपा, तू ख्वाम खा ना डरा कर। उनसे भला क्या बिगाड़ सकते हैं वो हमारा?
آخر کو ملک میرا ہونے والا خاوند ہے۔ انداز میں غرور تھا اور شرم نام کو نہیں، اکڑ کر یاد دلایا تھا۔ ہونے والا ہے، ہوا تو نہیں ہے نا؟ اور پھر ملک نے خود ہی منع کر رکھا ہے، جب تک اس کی ماں رشتہ لے کر نہیں آ جاتی۔ ان دونوں کو تیرے اور اس کے اس رشتے کی بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملک بھی بزدل ہے، باتیں سن لو اس کی۔ اور حالت دیکھو بکری۔ نجو نے مذاق اڑایا۔ اچھا ہے نا، تو اسے دب کر رہے گا، تیرا ہی راج ہوگا سارے گھر پر۔ ہاں یہ تو ہے۔ ہائے سچ، جب میں سوچتی ہوں یہ گاڑی میری ہے تو بس پھر ہواؤں میں اڑنے لگتی ہوں۔ پر ایک خیال آتا ہے، کیا تھا جو یہ ملک تھوڑا سا شکل کا بھی اچھا ہوتا، بالکل بندر لگتا ہے۔ ارے عقل کی اندھی، شکل کو چاٹنا ہے تو نے؟ وہ بد شکل ہے تو اس کے سامنے شہزادی لگتی ہے، کمزور پڑا رہے گا ساری عمر۔ اب یہ اپنا عباس بھی تو ہے، کیا راجوں مہاراجوں جیسی شکل ہے، مگر جوگیا کے لیے دیو سے کیا کم ہے۔ اسے دیکھ کر یہ تھر تھر کانپتی ہے۔ ویسے آپا، یہ عباس بھی تو پاگل ہوا کرتا تھا میرے لیے، نجو کے انداز میں تفاخر تھا۔ تو اور کیا، بڑی منتیں کی اس نے، بھابھی تم اپنی بہن سے میرا بیاہ کرا دو۔ سچ پوچھو، جب یہ دبئی میں تھا تب میں بھی راضی ہونے کو تھی، پھر اچانک یہ واپس آ گیا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں اب یہاں آ کر کوئی کام بھی اس سے سیٹ ہوتا یا سارے پیسے یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کام تو اس نے چلا ہی لیا، مگر انہی دنوں ہمیں ملک مل گیا، بڑا پیسہ بھی ہے اور پہنچ والا بھی ہے ملک۔ اس کے سامنے عباس کی بھلا کیا حیثیت؟ میں نے عباس سے کہہ دیا ہمارے خاندان میں 2 بہنیں ایک گھر میں دینا ہمیشہ منحوس رہا ہے۔ مانتا ہی نہ تھا، مگر میں بھی اپنے نام کی ایک ہی ہوں، جہاں نہ کی ہے تو بس پھر نہ ہے۔ اب تک تجھے بھولا تھوڑی ہے، کیسی پیاسی نظروں سے دیکھتا ہے تجھے۔ ہاں یہ تو ہے۔ دونوں ہنسنے لگیں۔ پتہ نہیں انہیں جوگیا کی موجودگی کا احساس نہیں تھا یا ان کے نزدیک جوگیا ایسی اندھی گونگی کاٹ کی گڑیا تھی کہ اس کے سامنے کچھ بھی کہہ جاؤ فرق نہیں پڑتا تھا۔ رات کو عباس نے ہزار ہزار کے کچھ نوٹ لا کر شمع کو دیے۔ جوگیا اسی وقت ان سب کے لیے کھانا رکھ رہی تھی۔ فیضو نے مانگے، شمع کہنے لگی، یہ رقم لوٹانے کے لیے تھوڑی ہے، میرے بھائی کی محنت کی کمائی ہے۔ ضرورت ہے اسی لیے مانگ رہا ہوں، اپنی ضرورتیں آپ پوری کرو، یہ پیسہ حرام کا نہیں ہے۔ وہ بے مروتی سے بولی۔ دے دو نا بھابھی، عباس شمع کی محبت سے بے حد متاثر ہو کر کہہ رہا تھا۔ ایسے ہی دے دوں، دوستوں میں بیٹھ کر اڑا دے گا، پیسہ اس کے ہاتھ میں آ جائے پھر تو یہ شہنشاہ بن جاتا ہے۔ 2000 بھی ہاتھ پر رکھ دو تو 2 دن میں اڑا کر خالی ہاتھ چلا آئے گا۔ بڑی ہی سخت عورت ہے، میرے لیے اس کا دل کبھی موم نہیں ہوا، اور تو ہمیشہ میرے لیے پروانہ بنا رہا ہے جیسے۔ تیرا تھا تیرا ہوں، مگر تو ایسے جلاپے والی عورت ہے، اتنا شک بھرا ہے تیرے اندر، کبھی میرا بھروسہ نہیں کیا۔ ہاں بھابھی، یہ تو سچ ہے، بھائی تجھ سے محبت بہت کرتا تھا اور کرتا ہے۔ میں بھر پائی ایسی محبت سے، وہ بے نیازی سے کہہ کر کھانا کھانے لگی۔ پانی نہیں رکھا؟ نجو نے منہ بنایا۔ جوگیا، او بے وقوف، کم عقل عورت، پانی لا، عباس نے انگارے چباتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ دوڑ کر پانی لیے حاضر ہوئی اور پانی رکھ کر واپس چلی گئی۔ اسے بوا یاد آئی، ہمیشہ کہا کرتی تھی کھانے سے پہلے پانی رکھ دو، وہ بھول جایا کرتی تھی، مگر بوا نے کبھی یوں نہیں پکارا تھا، ایسے نام نہیں دیے تھے۔ آہ لبوں پر دم توڑ گئی۔ سویرے فیضو اور عباس کے جاتے ہی وہ دونوں بھی جانے کے لیے تیاری کرنے لگیں۔ عام طور پر دونوں صابن سے ہی سر دھوتی تھیں، مگر آج دونوں نے شیمپو استعمال کیا۔ جوگیا نے دیکھا ان کے بال چمکدار اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے، دونوں کے پاس کپڑے بھی بہت اچھے اچھے تھے۔ نہاتے دھوتے تیار ہوتے انہوں نے 12 بجا دیے، پھر جلدی جلدی اسے زنجیر چڑھا لینے کی تاکید کر کے باہر نکل گئیں۔ پھر کچھ یاد آیا تو دروازہ بند کرنے کے لیے پیچھے آتی۔ جوگیا سے شمع بولی، اگر دونوں میں سے کوئی آئے تو کہہ دینا ہم اپنی ایک سہیلی کی شادی میں گئی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واپس پلٹی تو دیکھا بکری آج پھر بھوکی تھی۔ پانی تو جوگیا نے اسے دے دیا تھا، مگر اس کا چارہ ختم ہو چکا تھا۔ ہائے بیچاری نیلی، اب میں کیا کروں؟ بکری سے دیکھ کر بار بار فریاد کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کی پشت سہلاتے ہوئے بولی، میں کیا کروں میری سہیلی، میری مجبوریوں کو تو نہیں سمجھتی، اس گھر میں میری حیثیت بھی تیرے جیسی ہی ہے، میں بھی بول نہیں سکتی، کوئی روٹی دے دے تو کھا لیتی ہوں، ورنہ بھوکی ہی پڑی رہتی ہوں۔ بکری برابر فریاد کرتی رہی۔ جوگیا نے ادھر ادھر دیکھا، گلی میں جو ٹالی کا درخت تھا اس کی کچھ شاخیں صحن میں بھی آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر چند شاخیں توڑیں اور نیلی کے آگے ڈال دی۔ وہ رغبت سے کھانے لگی۔ جوگیا خوش ہو گئی اور بڑے جوش و خروش سے شاخیں توڑ توڑ کر نیلی کے آگے ڈالنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی، شاید فیضو یا بادشاہ ہے۔ وہ دروازے تک آئی، زنجیر گرائی، سامنے ملک کھڑا تھا۔ وہ دونوں تو کب کی گئیں، چلو اچھا ہوا۔ وہ مسکرا کر اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتا اندر آ گیا۔ گھر میں تو کوئی نہیں ہے صاحب؟ ارے تم موجود ہو اور کہتی ہو کوئی نہیں ہے، انداز دوستانہ تھا۔ میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے جی، اس نے دھیرے سے کہا، ایسے نہیں کہتے، یہ لوگ تمہاری قدر نہیں جانتے، تم تو موتیوں میں تولنے کے قابل ہو۔ وہ کچھ نہیں بولی، چہرے پر دکھ کا محسوس کیا جانے والا تاثر ٹھہر گیا۔ بڑا بدنصیب ہے وہ مرد
जिसे तुम जैसी बीवी मिली और वो कदर ही ना कर सका। मुझ में ऐसी कौन सी खूबी है भला, वो तो खुद बड़ा खूबसूरत है। अरे भोली गुड़िया, खूबसूरती तो औरत की देखी जाती है, मर्द की तो कमाई इसका असल हुस्न होता है। तुम बहुत कम उम्र बड़ी नाजुक और प्यारी हो, अच्छे कपड़े पहनो तो शहजादी लगो। अच्छे कपड़े नहीं है मेरे पास, ये नज्जो और शम्मो खुद तो बड़े रंग बिरंग कपड़े पहनती हैं, और तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हें नहीं बना कर दिए। वो मुंह से कुछ नहीं बोली, नफी में सर हिला दिया। मैंने कल ही महसूस किया, तुम बहुत खामोश और डरी डरी रहती हो। मुझसे न डरो, मुझे अपनी सहेली समझो, हमदर्द सहेली। मैं आज सिर्फ तुम्हारा दुख बटाने तुमसे मिलने ही तो इधर आया हूँ। अच्छा जी, सच कहते हैं आप। वो तो दुखों से चूर चूर थी, अकेली थी, खौफजदा थी। सहारा मिला, रोने लगी। नहीं नहीं प्यारी लड़की, रोते नहीं हैं, अपना हर दुख मुझसे कह दो। पर आप तो नज्जो के होने वाले दुल्हा हैं, अगर नज्जो को पता चला कि आपने मुझसे बात की है, बड़ा मारेगी वो मुझे। छोड़ो नज्जो को, पता नहीं कहाँ से ये चालाक औरतें मेरे पीछे पड़ गई हैं। बड़ा पैसा है मेरे पास, शादी अभी तक नहीं की, बस इस तरह की कई औरतें जाल में फांसने को मिलती हैं। मगर मैं शरीफ आदमी हूँ, इन जैसियों से दामन बचाता हूँ। तुम्हें देखा तो चौंक गया, और यकीन करो ये पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, दिल में कांटा उतर गया। मैं तो सारी रात सो नहीं सका, तुम्हारा उदास डरा सहमा चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहा। मैं तो पहली नज़र में समझ गया था तुम यहाँ खुश नहीं हो। उसके अंदाज में हमदर्दी और बहुत अपनायत थी। जोगिया कम उम्र और दुनिया से अनजान लड़की थी। वो उससे सच्चा हमदर्द समझकर उसके सामने रोए चली गई। मुंह हाथ धो लो, चलो तुम्हें अपनी गाड़ी पर सैर कराने ले चलता हूँ, जो तुम कहोगी वही खिलाऊंगा। ना जी ना, क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? अगर इन चारों में से कोई घर आ गया तो मेरी खैर नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, ये घर ही तो मेरा ठिकाना है। काश तुम्हारी शादी अब्बास के साथ ना हुई होती। उसने आह भरी, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। उसने जेब में हाथ डालकर एक चमकती हुई अंगूठी निकाली और उसकी जानेब बढ़ा दी। इतना अच्छा डिज़ाइन, ऐसी चमक, जोग्या की आंखों में पसंदीदगी की वाज़ेह लहर उभरी। मगर उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। कह तो रहा हूँ तुम्हारे लिए है, ले लो। नहीं जी, मैं नहीं ले सकती। वो पीछे हटी। वजह नहीं बताओगी? मैं क्यों लूँ जी, कैसे लूँ? भला मेरा आपसे क्या रिश्ता है? मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, इस दुनिया में तुम्हारा वाहिद हमदर्द। मगर ये तो महंगी होगी। हाँ, 2,500 की है, खालिस सोने की। सोने की? 2,500? आंखें फैल गईं। मलक ने बेतकल्लुफी से उसका हाथ पकड़कर अंगूठी पहना दी। कैसी सज रही है, तुम्हारे खूबसूरत हाथ ने उसकी भी शान बढ़ा दी है। उसने हाथ दबाया और छोड़ा नहीं, यूं ही थामे रहा। वो अनपढ़ गरीब कम उम्र लड़की कभी इतनी खूबसूरत और कीमती अंगूठी को देखती जो अब उसकी मलकियत थी, और कभी मलक को जिसका बदसूरत चेहरा अब उसे बहुत मेहरबान और हमदर्द दिखाई दे रहा था। सुनो जोगी, अभी ये अंगूठी छुपा कर रखना। अगर अब्बास को पता चल गया, शक करेगा। ये अनपढ़ जाहिल छोटी जहनीत के लोग हैं। वो तो जी पढ़ा लिखा है, पूरी 10 जमातें। मलक हंसा। ये 10 जमातें भी भला कोई चीज़ हैं? बस वो किस्मत वाला है, तुम उसे मिल गई। वो सर झुकाए खड़ी थी और मलक की निगाहें उसे अच्छी तरह नाप तोल रही थी। कल जो मैं लेकर आया था तुमने खाया, बस इतना ही जो तुम्हारे सामने खाया था जी। बड़ी कमीनी लालची है ये औरत, जरा सा तुम्हें दे जाती क्या बिगड़ जाता उसका। खैर दफा करो, तुम ये खाओ, इसे चॉकलेट कहते हैं। इसने चॉकलेट जोगिया की जानिब बढ़ाई, फिर बोला, मैं जल्द ही दोबारा आऊंगा। वो चुड़ैलें मेरी जेब साफ करने के लिए इंतजार कर रही होंगी। मलक चला गया, मगर जोगिया को एक नई दुनिया में पहुंचा गया। मैं अब अकेली नहीं हूँ। वो कहता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा वो ही मेरा अपना है। अगर वो मेरा दोस्त है, फिर मुझे इस शम्मो और नज्जों से डरने की क्या जरूरत है? वो कमरे में आई, अलमारी में रखे फलों में से 2 केले, एक सेब और मिठाई के डब्बे से अपनी पसंदीदा मिठाई के टुकड़े निकालकर बावर्ची खाने में आ गई। इसने ये सब बेखौफी से मजे लेकर खाया। फिर छिलके बकरी को डालकर वो अपने कमरे में अंगूठी छुपाने के ख्याल से आ गई। कोई जगह भी मुनासिब नहीं लग रही थी। हर जगह यही ख्याल आता, अब्बास देख लेगा। आखिर फिर उसने रुमाल में बांधकर अपने 4 जोड़ों वाले कपड़े रखने के छोटे से बैग में रख दी। आज तक अब्बास ने मेरे बैग को नहीं खोला, यहाँ उसे पता नहीं चलेगा। आज तो कोई काम करने को जी नहीं चाह रहा था। वो नीली के पास आ बैठी, उससे बातें करने लगी। फिर जब नीली भी उसकी सुनने के बजाय इधर उधर देखने लगी, उसे उठना पड़ा और हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी। उन दोनों ने तो आज मौज उड़ाकर आना था, कहकर गई थी तुम मूंग की दाल चढ़ा लेना। वो दोनों शाम को वापस आई। सुबह जो मेकअप किया था अब वो फैलकर उनके सांवले चेहरों को अजीब रंग दे रहा था, मगर दोनों बहुत खुश थी। पता नहीं क्या क्या बातें किए जाती थी। मलक ने ना कल तुम्हें जेवर दिखाया ना आज, शम्मो ने एतराज किया। ओहो, तुम भी बस हर किसी पर शक करने बैठ जाया करो। वो कह रहा था इसी बहाने हर रोज तुमसे मुलाकात तो हो जाती है। कल फिर तुम दोनों कंपनी बाग आ जाना, मैं वहां गाड़ी लेकर आ जाऊंगा और साथ लेकर जेवर दिखाने चलूंगा। अच्छा, मुझे भी चलने को कहा है। शम्मो की आंखें चमकने लगीं। हाँ देख लो, दिल का कितना खुला है, दूसरों को खिलाकर खुश होता है, नज्जो ने मगरूर से अंदाज में कहा।
लो मैं दूसरी कब से हो गई, मुझे तो हमेशा वो अपनी बहन कहता है। नज्जो ने ध्यान से नहीं सुना। आज जो कुछ खाया था दोहराने लगी। वो क्या कह रहा था? मटन का क्या? शम्मो ने याद करने की कोशिश की। छोड़ो, दफा करो, जो भी नाम था, मगर था बड़े मजे का। और वो कह रहा था कल तुम दोनों को ड्रम स्टिक खिलाऊंगा। अब पता नहीं ये क्या बला होती है, मीठी होती है या नमकीन। नज्जो खुशी से हंसे जा रही थी। जोगिया बाजार धुले कपड़ों को तह लगाने खड़ी थी, मगर उन दोनों की बातें बगौर सुन रही थी। वो अपनी बातों में मगन थी, दरवाजा बंद करना भूल गई थी। अब्बास अंदर आया तब चौंकी। तुम आज जल्दी आ गए? शम्मो ने दिल ही दिल में परेशान होते हुए बाजार आराम से पूछा। फिक्र थी कहीं उसने बातें सुन ना ली हों। हाँ, सर में दर्द है, चाय बना दो। चल रही है, कपड़े बाद में रख लेना, पहले चाय बना कर दे मेरे वीर को। नहीं भाभी, उसको रहने दो, उसे चाय बनाने का बाती है। नज्जो, तुम बना कर लाओ और मेरा सर भी दबा दो। वो इतना कहकर कमरे में चला गया। हाँ जी नौकर जो हुए हम, चाय भी बना दो, सर भी दबा दो। खूब समझती हूँ मैं इस दर्द को। सब मुझसे दबवाने के बहाने हैं, कमी कमीन। एरी क्यों बके जाती है? चल दफा हो, सुन लेगा। शम्मो ने बहुत धीमी आवाज में डांटा। सुनता है तो सुने, मैं क्या रखेल हूँ उसकी? बेजारी अरूज पर थी। दफा कैसी बकवास कर रही है? अरे पागल, ये जो 4 दिन इस घर में तुझे रहना है, ये आराम से काट ले। जानती है मलक की माँ को बगैर खानदान के लड़की कबूल नहीं करेगी। बारात लेकर आएगी, इसे नाराज करके तू अपना भी बेड़ा गर्क कर लेगी। बात नज्जो की समझ में आ गई। बुरा सा मुंह बनाकर वो चाय बनाने चली गई। जोगिया कपड़े तय कर चुकी थी। अब्बास के और अपने कपड़े रखने के बहाने कमरे में आई। वो सर पर हाथ रखे आंखें मूंदे लेटा था। आहट सुनकर आंख खोली और उसे देखकर बोला, तू क्यों आई है? मैंने तो नज्जो को बुलाया था। जो नज्जो की सोच पड़ सके, फिर पता चले नवाब साहब को। वो जलती भुनती बाजार खामोशी से कपड़े रखकर बाहर आ गई और नज्जो चाय लेकर कमरे में चली गई। आज उसने अब्बास के रवैये पर ज्यादा नहीं सोचा। उसका ध्यान मलक की तरफ चला गया था। उसने कल फिर इन दोनों को बाहर बुलाया है, तो क्या कल भी वो इन दोनों के जाने के बाद घर आएगा? मुझे भी तैयार होना चाहिए। अचानक ही उसके दिल में ये ख्वाहिश उभरी थी। एक वही तो था जिसने तारीफ की थी और इसे यह तारीफ बहुत अच्छी लगी थी। जी चाहने लगा अब के जब वो आए तो मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ कि हैरान रह जाए, देखता रह जाए। मुझे अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए, और अगर मैं भी शैम्पू से सर धो लूँ, मेरे बाल भी कितने अच्छे लगेंगे। मेरे बाल वैसे भी नज्जो और शम्मो के बालों से तो बहुत अच्छे हैं। सुबह वो उनके जाने की बेचैनी से मुंतजर थी। उनकी तैयारियां से उलझन में डाल रही थीं। आखिर अब ये चली क्यों नहीं जाती? ऐसा ना हो ये अभी यहीं हो और मलक आ जाए। इधर ये घर से निकली, उधर जोगिया ने अपना एक जोड़ा बैग से निकाला, फिर शम्मो की अलमारी में रखा शैम्पू लेकर सर धोने लगी। उसे जल्दी भी बहुत थी। ऐसा ना हो वो नहा रही हो और मलक आ जाए। जल्दी जल्दी नहाकर कपड़े बदले और तौलिए से बाल खुशक करके संवारने लगी। अभी गीले बाल संवार कर पुश्त पर डाले थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल धड़कने लगा। उजलत में दरवाजा खोला, तवक्को के मुताबिक वो सामने था। अरे आज तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, किसी शहजादी की तरह दिखाई देती हो। वो शर्मा गई। शर्माती हो, इस दिल पर क्यामत ढाती हो। बस रहने दे जी। झीम कर सर से फिसलने वाला दुपट्टा फिर से सर पर डाल लिया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने हाथ में पकड़ा पैकेट उसकी जानिब बढ़ाया। आज उसने इनकार नहीं किया, जल्दी से पैकेट पकड़ा और खोलने लगी। हाय अल्लाह जी, इतना प्यारा सूट। अरे हम तो तुम्हें मोतियों में तोल देने को तैयार हैं, तुम साथ तो दो। कैसी बातें करते हैं जी, मैं बादशाह की बीवी हूँ। तो क्या बादशाह की बीवी पर दुनिया की हर खुशी हराम है? अगर बादशाह तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकता, उसे कोई हक नहीं तुम्हें बांध कर कैदी बनाकर अपने घर में रखे। ऐसी बातें ना करो जी साहब। वो सहम गई थी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हारी ऐसी हालत पर नज्जो और शम्मो से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मगर वो हुकूमत कर रही हैं, तुम इस घर में नौकरानियों की तरह हो। हालांकि तुम्हें तो किसी महल की रानी होना चाहिए था, और अगर हिम्मत करो हो भी सकती हो। मैंने कहा है ना, आप ऐसी बातें ना करो, उसने नागवारी से कहा था। दोस्त ही दोस्त की हालत पर दुखी होता है। तुम्हें देखते ही मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं हमेशा से तुम्हें जानता हूँ। तुम मेरी अपनी हो। पता नहीं जी, मुझे तो कुछ नहीं लगा था। वो अब खौफजदा थी। नौउम्र लड़की नहीं, एक बीवी थी। मगर मलक घाघ आदमी था। कुछ देर के लिए ये मौजू छोड़ दिया। वो उसे अपनी दौलत और रहमदिली के किस्से सुनाने लगा। वो हैरान हुई, दुनिया में ऐसा भी कोई है जो गैर के दुख को अपने दिल में बसा ले। फिर जब वो यहाँ से रुखसत हुआ, तब तक जोगिया की सारी खफगी दूर हो चुकी थी, और वो सूट सीने से लगाए उसे खुदा हाफिज कहने दरवाजे तक आई थी। फिर कब आओगे जी? जब तुम बुलाओ। नहीं जी, बताओ ना। वो खिलखिलाकर हंसी और एक अदा से बोली, तुमने कभी गौर किया, जब तुम हंसती हो तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाती है? अच्छा जी, पता नहीं जी। क्यों, कभी किसी ने नहीं बताया? ना, कभी नहीं। एक साया सा उसके चेहरे पर आ गया। आंखों में उदासी ठहरने लगी। अब आ गया है तुम्हें बताने वाला, तुम्हारी तारीफ करने वाला। गली में कुछ लोग दाखिल हुए तो वो धूप का चश्मा आंखों पर चढ़ाकर आगे बढ़ गया।
कितना प्यारा सूट है, मगर मैं इसे पहनूंगी कैसे? शम्मो तो फौरन पूछेगी ये आया कहाँ से। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, खुद ये जो मर्जी करे, हर पाबंदी मेरे लिए है। शम्मो और नज्जो की आमद से पहले लोग जख्मी बादशाह को उठाकर ले आए। जगह जगह पट्टियां बंधी थीं और कपड़ों पर खून जम चुका था। क्या हुआ? वो घबरा गई, मगर जिस तरह उसके दिल को धचका लगना चाहिए था वैसे नहीं लगा। एक्सीडेंट हुआ है इसका, बाजू उतर गया है और भी बहुत सी चोटें आई हैं, बहुत दर्द था। डॉक्टर ने टीका लगाकर बेहोश कर दिया है, अब ये शाम तक सोएगा। लोग उसे कमरे में लिटाकर चले गए। हाय, कैसा खूना खून हो रहा है। उसे मतली सी होने लगी, पता नहीं कब होश में आएगा और कपड़े बदलेगा। वो चूल्हे के पास चली आई। वो दोनों तो खाना खाकर आएंगी, हमारे लिए आज दाल पकेगी। बड़ी आई नवाबजादियाँ, जलकर दाल लिफाफे से थाल में डाली और चुनने लगी। साथ ही चावल पकाए। अभी यहीं बैठी थी, वो दोनों चली आईं। उसने उन्हें बादशाह के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझी। बैठी अपना काम करती रहीं और वो ऊंची आवाज में आज की सैर पर तबसरे करती रहीं। आज वो जेवर देख कर आई थी। कभी कोई डिजाइन याद आ जाता, कभी बड़ी बड़ी दुकानों की चमक दमक परेशान करने लगती। जोगिया ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी और मलक की आज की मुलाकात और उसकी बातें याद आने लगीं। क्या वाकई में हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हूँ? उसका जी चाहा वो अभी जाकर आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराए। इतना अमीर आदमी, पढ़ा लिखा भी बहुत है, मगर दिल कितना फकीराना है। कितनी मिठास है उसकी बातों में, कितने प्यार से बातें करता है। बादशाह कराहा। वो दोनों चौंक गईं। हाय अल्लाह, ये कैसी आवाज है? कौन है अंदर? बादशाह है, जख्मी हुआ है, सो रहा था, अब जाग गया होगा, वो लापरवाही से कह रही थी। दोनों उसके कमरे की तरफ बढ़ीं। इतना ज्यादा जख्मी है, तुमने बताया ही नहीं। उसने जवाब नहीं दिया। अभी शायद बेहोश है। अरे अपने मजे की पड़ी है, दाल चावल पक रहे हैं चुड़ैल। पहले जाकर उसकी खबर तो ले, होश में आ जाए हमें बुला लेना। चल नज्जो, कुछ देर आराम करें, मैं तो बड़ी थक गई हूँ। मेरा भी यही हाल है। वो भी पीछे हो ली। जोगिया कमरे में आई। वो होश में आ चुका था, मगर खाली खाली नजरों से इधर उधर देख रहा था। वो सामने जा खड़ी हुई, मगर बादशाह की आंखों में पहचान नहीं थी। रात के 9 बजे वो मुकम्मल होश में आया। उसे एक बार फिर तकलीफ होने लगी। पहले कपड़े बदल लो, गंदे हो रहे हैं, खून की बू से मेरा जी मतलाता है। मुझे बहुत तकलीफ है, तुम अगर बदलवा सकती हो तो बदलवा दो, कोशिश करती हूँ। भाई फैजू को बुला लो, मदद कर देगा। वो तो रोटी खाकर सो गए। उसने तीनों के बारे में बताया। बादशाह को हैरत हुई, मगर कहा कुछ नहीं। कपड़े तब्दील करवाकर खाने के बारे में पूछा। उसका जी नहीं चाह रहा था, तकलीफ महसूस कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता याद आया, डॉक्टर ने कुछ दवाएं तो दी थी, जो कपड़े उतारे हैं उसकी जेब में होंगी। उसने उठकर जेबें चेक की, दवाएं नहीं थी, शायद किसी दोस्त की जेब में रह गईं। सारी रात वो कराहता रहा, उससे भी उसके साथ जागना पड़ा। चम्मच से दूध उसके मुंह में टपकाती रही। सुबह शम्मा उनके कमरे में आई। हाय सदके जाऊं, कैसे इतनी चोटें लगवा ली? कल कितनी देर तुम्हारे पास बैठी रही, बेहोश थे, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखकर रो रो कर दुआएं करती रही। रात भी एक पल जो आंख लगी हो, मगर इस ख्याल से तुम्हारे कमरे में नहीं आई कि सो रहे होगे, खटके से जाग न जाओ, कहीं नींद ना खराब हो जाए। बादशाह ने बताया नहीं, सारी रात जागते कराहते गुजरी है। दोनों कमरों के दरमियान रोशनदान था, जो खुला रहता था। एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज साफ सुनी जाती थी। शम्मो ने इतनी मोहब्बत, इतनी हमदर्दी जताई कि वो इस ख्याल को जहन में जमा ही नहीं सका। नज्जो कहाँ है? उसने इस वक्त उसे देखने, उसकी हमदर्दी पाने की शदीद ख्वाहिश के साथ सवाल किया। दफा कर उसे, वो किसी की परवाह नहीं करती। अब शम्मो उसका ध्यान नज्जो की तरफ से हटा देना चाहती थी। वो ऐसी तो नहीं, यूं कहना बादशाह से बर्दाश्त न हुआ। चल, है तो मेरी बहन, मगर बड़ी लापरवाह है। तू छोड़, दफा कर उसे। चल रही जोगिया, तू यहाँ खड़ी मुंह क्या तक रही है? कामचोर, जाकर उसके लिए चाय बना ला, मैं अपने हाथ से पिलाऊंगी। भाई कहाँ है भाभी? वो भी तेरे लिए परेशान रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं थी, सो रहा है, मैंने नहीं जगाया। ठीक होगा तभी तो तेरी खिदमत कर सकेगा। हाय भाभी, बहुत दर्द है, पता नहीं बैठे बिठाए ये क्या मुसीबत पड़ गई है। कुछ पैसे रखवाए थे तेरे पास, वो दे दो। अभी मेरा दोस्त अमजद आता होगा, डॉक्टर के पास जाना है, बड़ा खर्चा आता है दवाओं पर। कल तो मुझे होश ही नहीं था, सब जानने वाले लोगों ने मिल मिलाकर ही किया होगा। मैं चाहता हूँ अमजद से पूछकर सबके पैसे वापस कर दूं। हाँ, जब होंगे जरूर कर देना, गोलमोल से अंदाज में जवाब दिया। रखवाए तो थे तुम्हारे पास, वो निकाल दो। मेरे भोले भाई, भला तुम्हें महंगाई का क्या अंदाजा? जरा जरा सी चीज पर इतना पैसा लग जाता है। और मेरी ये बहादुरी कि मैं तो तुम्हारा ब्याह भी इसी महंगाई में कर चुकी हूँ। पैसे मैंने ब्याह के बाद दिए थे, उसे अच्छी तरह याद था। हाँ, मगर जिससे कर्ज लेकर ब्याह रचाया, उनको भी तो वापस करना था, या नहीं? वो मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गई। तकरीबन 30,000 रुपया पिछले चंद माह में मैं भाभी को दे चुका हूँ कि मेरा इरादा कारोबार करने का था। सब खर्च हो गए, इलाज कैसे होगा? तकलीफ के साथ साथ उसे खौफ भी महसूस होने लगा। जोगिया के आने से पहले फैजू चला आया।
ہاں بھئی یہ چوٹیں کہاں سے لگوا لی؟ پہلے کون سا سکھی ہیں؟ تم نے نئی مصیبت ڈال دی۔ اپنی مرضی سے تھوڑی زخمی ہوا ہوں، وہ تلخی سے بولا۔ اوہو برا کیوں مناتے ہو؟ اب تم تو بستر پر پڑے رہو گے، مجھ معذور کو ہی سارے انتظام کرنے ہوں گے۔ میں نے بھابھی کو 30,000 دیے تھے کچھ مہینے پہلے۔ فیضو نے یہ بات جیسے سنی ہی نہیں، بولا ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں، میں کب ہوش میں تھا۔ جوگیا چائے اور ساتھ میں پاپے لے آئی۔ فیضو کو شمو آوازیں دے رہی تھی، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ جوگیا اسے ناشتہ کروانے لگی۔ امجد اور کچھ دوسرے دوست بھی جلد ہی آ گئے۔ بادشاہ سخت تکلیف میں تھا۔ کل انہوں نے جس ڈاکٹر سے اس کی مرہم پٹی کروائی تھی وہ پہلے ڈسپینسر ہوا کرتا تھا، پھر ایک کچی آبادی میں کلینک بنا لیا۔ یہ لوگ دوا اسی سے لیتے تھے۔ چلو پھر آج کسی دوسری ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مگر امجد نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، یہ ڈاکٹر تو واقف ہے رعایت کر دیتا ہے، اگر زور دیں گے ادھار بھی کر لے گا۔ کسی اور کی فیس ہم کہاں سے بھریں گے؟ کسی سرکاری ہسپتال چلتے ہیں، وہاں کون پوچھتا ہے، ایک دو روز اسی سے علاج کروا کر دیکھ لیتے ہیں، فرق نہ پڑا پھر دیکھ لیں گے۔ وہ لوگ اسے لے گئے۔ موقع اچھا ہے نجو، ہم نے ان پیسوں سے تمہارا اور اپنا زیور جو خرید کر رکھا ہے کسی کے گھر رکھوا دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو فیضو کے دل میں ہی بھائی کی محبت بیدار ہو جائے اور سارا زیور جائے ہاتھ سے۔ وہ دونوں باورچی خانے میں کھڑی چپکے چپکے یہ بات کر رہی تھی۔ جوگیا قریب ہی نل پر برتن دھونے بیٹھی تھی۔ اس نے یہ سنا تو اسے بادشاہ پر ترس آیا اور ان کی سنگ دلی پر حیرت بہت ہوئی۔ میرے ساتھ اس کا سلوک جو بھی ہو، ان دونوں پر وہ بہت مہربان رہا ہے۔ اب اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ کیا کر رہی ہیں اس کے ساتھ؟ شمو نے فیضو کے جانے کا انتظار کیا، پھر زیور کی پوٹلی نکال کر بستر پر رکھی۔ نجو چھت پر ڈالے کپڑے لینے چلی گئی۔ شمو کو پڑوسن نے آواز دے دی۔ جوگیا کے دل میں اس وقت جو آئی یہ بس لمحے کی بات تھی، ورنہ وہ بزدل لڑکی بھلا ایسا سوچ بھی سکتی تھی؟ ان دونوں کی نفرت اور بادشاہ پر آنے والے ترس نے اسے اتنا دلیر بنا دیا۔ موقع ملتے ہی وہ کمرے میں گھسی اور پوٹلی سے دیکھے بغیر جلدی میں کچھ زیور نکال کر اپنے کمرے میں آ کر بادشاہ کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ تب اسے محسوس ہوا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے اور وہ پسینے میں نہائی ہوئی ہے۔ اوسان بحال کرنے کے لیے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ وہ دونوں تیار تو تھیں ہی، پوٹلی اٹھائی اور نکل گئیں۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ملک آ گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا صاحب کہ وہ دونوں گھر پر نہیں ہیں؟ نہیں، مجھے بالکل پتا نہیں تھا، یہی سوچا تھا کسی بہانے ان دونوں کو ادھر ادھر کر کے 2 گھڑی تم سے بات کروں گا اور آنکھوں کی پیاس بجھاؤں گا۔ سچ کہتا ہوں سوتے جاگتے تمہارے ہی خواب دکھتا ہوں۔ ہائے اللہ، بے ساختہ کہہ کر ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہت بہت حسین ہو تم، اس نے لہجے میں خمار بھر کر اسے بھی اسی دنیا میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بادشاہ ہے نا جی، اس کو ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگ گئی، بازو ہی ٹوٹ گیا بیچارے کا۔ بیچارہ، ملک جیسے تڑپ اٹھا۔ تم اسے بیچارہ کہتی ہو؟ یہ تو اس کے ظلموں کی سزا ہے جو اس نے تم پر ڈھائے ہیں۔ خدا نا انصافی نہیں کرتا، وہ اپنے معصوم بندوں پر ظلم کرنے والوں کو اسی طرح پکڑتا ہے۔ پتہ نہیں اس نجور شمو کو کب پکڑے گا۔ فکر نہ کرو، انہیں بھی جلد پکڑے گا۔ تم یہ بتاؤ میرا ساتھ دو گی؟ کیسا ساتھ جی؟ محل کی رانی بناؤں گا، دل میں بسا کر رکھوں گا، جو مانگو گی حاضر کروں گا، بس تم میرے ساتھ چلنے کی حامی بھرو۔ مگر میں تو بیوی ہوں جی بادشاہ کی۔ بیوی؟ یہ تو تم کہتی ہو، وہ تو تمہیں اپنی کنیز سمجھتا ہے، ایسی نوکرانی جسے وہ خرید کر لایا ہے۔ ہاں جی یہ تو ہے، دفع کرو ایسے مرد کو، ساری عمر بھی خدمت کرو گے اس پر اثر نہیں ہوگا، تمہاری خدمت اسے اور بھی مغرور بناتی جائے گی۔ یہ تو ہے جی، مگر سوچ لو زندگی ایک بار ملتی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاؤں زندگی کیا ہے، کیسا حسن ہے اس میں۔ نہ جی ابھی نہیں، پر میں سوچوں گی ضرور۔ سوچ کی تو کوئی بات نہیں، محبت ایک بار ملتی ہے۔ کل بادشاہ اگر تمہیں گھر سے نکال دے، تمہاری جگہ نجو یا کسی اور عورت کو دے، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ بولو کوئی ٹھکانہ ہوگا تمہارے پاس؟ اکیلی عورت کو تو لوگ مفت کا مال سمجھ کر موج میلا کرتے ہیں۔ نانا ایسے نہ کہیں، وہ ڈر گئی۔ اکیلے ہونے کا خوف، مضبوط سہارے کی تمنا، یہ تو خواب تھا اس کا۔ بادشاہ تو صرف نام کا سہارا تھا، ورنہ وہ کب اس کا تھا؟ اسے کہاں خیال تھا جوگیا کا؟ ٹھیک کہتا ہے، مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ بادشاہ کبھی میرا نہیں ہو سکتا، اسے میں اچھی ہی نہیں لگتی۔ ابھی ان دونوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ پریشان سی نجو اور شمو چلی آئیں۔ ملک کو دیکھا تو شمو سر پیٹنے لگی۔ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے ملک صاحب۔ ہائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں؟ کیا ہوا شمو بیگم، کچھ تو بتاؤ۔ مگر وہ اسی طرح ڈائیلاگ بولتی رہی تو نجو کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے زیور گم ہونے کے بارے میں بتایا، سن کر دھچکا تو ملک کو بھی لگا۔ اس نے تو زیور کے ہمراہ نجو کو ہتھیانے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ اچھی طرح تلاش کرو، گھر میں ہی ہوگا۔ ہائے گھر میں کیسے ہوگا؟ ابھی جانے سے پہلے میں نے جب زیور صندوق سے نکالا تب سارا دکھا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے۔ او ہو، ملک نے پیشانی مس لی، پھر شمو سے کہا تم جا کر آرام کرو۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر چلی گئی۔ جوگیا کو اس نے چائے بنانے بھیج دیا اور پھر نجو سے بولا تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا میری ماں کچی آبادی میں رشتہ کرنے کو راضی نہیں۔
हमें खुद ही निकाह करना होगा। तुम किसी को बताए बगैर घर से मेरे बताए वक्त पर आ जाना, और सुनो, किसी से जिक्र ना करना। माँ तुम्हारी राजी नहीं, जिक्र मैं ना करूं। ये क्या बात हुई? नज्जो जोगिया नहीं थी जो बिना सोचे समझे हर बात पर सर हिलाए चली जाती। क्या पता तुम्हारी बहन या बहनोई इस तरह रिश्ता करने से इनकार कर दें। मेरी बहन इनकार कर ही नहीं सकती। और बहनोई की क्या मजाल जो बहन के आगे बोले। एक अब्बास था जो मुझे पसंद करता था, मगर मेरी बहन ने उसे कह दिया, हमारे पीर साहब ने मना किया है, एक घर में हम दो लड़कियां नहीं दे सकते। बस नज्जो तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। वो यही समझता है कि मैं उसके लिए जिंदगी बर्बाद करूंगी, इसी तरह इस घर में बैठी रहूंगी। फिर तो बीवी भी समझता होगा तुझे। मलक ने बड़ी संजीदगी से कहा और गहरी नजर से उसका जायजा लिया। छोड़े जी, वो पहलू बदल गई। फिर तो राज को राज रखना और भी जरूरी है। वो तो हड्डी पसली तुड़वाकर बिस्तर पर पड़ा है। नज्जो ने लापरवाही से कहा, मैंने अब्बास के बारे में पता करवाया है। शहर के गुंडों से दोस्ताना है उसका, कुछ भी कर सकता है। बस तुम राज को राज रखो। और ये जेवर किसी दूसरी औरत के घर रखवाकर बड़ी गलती की है तुमने। नहीं जी, जेवर रखवाने लेकर गए थे, जब कम निकला तो परेशानी में ऐसे ही वापस आ गए। ऐसा करता हूँ, शम्मो से कहता हूँ ये जेवर मेरे पास रखवा दे। हाँ जी, ये ठीक है। दोनों कमरे में चले आए। रात को जोगिया ने अब्बास को जेवर दिखाया। वो हैरान हुआ, इतना जेवर तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये मेरा थोड़ी है। उसने पूरी बात बता दी। पहली मर्तबा अब्बास की निगाहों में उसके लिए मोहब्बत की चमक उभरी, मगर इससे पहले कि वो इस मोहब्बत को पहचानती फैजू चला आया। अब्बास ने उसे अभी कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। क्या कहता है डॉक्टर? वो क्या कहेगा? असली डॉक्टर थोड़ी है। मैंने फैसला किया है, अपना इलाज किसी बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। बड़ा डॉक्टर जो फीस मांगेगा वो हम कहीं से नहीं ला सकते। फैजू ने बज़ाहिर उदासी से कहा, फिक्र ना करो, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। दोनों रिक्शे बेच रहा हूँ। उसने झूठ बोला। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? वो यहीं बैठे बैठे नज्जो और शम्मो को पुकारने लगा। क्या है? सर में सख्त दर्द है। तुम क्यों धाड़ रहे हो? शम्मो बेजार शक्ल बनाए चली आई कि गुमशुदा जेवर का दुख चैन नहीं लेने दे रहा था। जो सेट गुम हुआ था वो था भी उसका। बस एक बुंदा और अंगूठी बची थी। बाकी एक बुंदा और हार चोर ले गया था। ये बादशाह तो पागल हो गया है, कह रहा है रिक्शा बेचकर इलाज कराऊंगा। हाय मैं मर गई। ये क्या कह रहे हो? वो तो अपनी जगह से उछल पड़ी। बेयकीनी से उसे देखने लगी। मुझे अपना इलाज करवाना है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वो आज पहली बार रुखाई से बोला था। इलाज करवाने के लिए रिक्शे बेचने क्या जरूरी हैं? तुमने ये भी सोचा है कि रिक्शे ना रहे तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? मैंने सौदा कर लिया है। वो इतना कहकर दवा खाने के लिए जोगिया से कहने लगा। दवा में नींद का असर था, वो तो जल्दी सो गया। शम्मो, नज्जो और फैजू जाकर उसके इस फैसले पर जलते कुड़ते रहे, और जोगिया मलक के कहे अल्फाज पर गौर करती रही। उसे मलक ही सच्चा लगा था। अच्छी जिंदगी जिसमें किसी का साथ, कोई छांव करने वाला साथ हो, यही तो मेरा ख्वाब था। बादशाह तो कल किसी और को भी बीवी बनाकर ला सकता है, मुझे घर से निकाल सकता है। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? बस मैं नहीं अब इस घर में रहने वाली। जरा पता तो चले ही नहीं, मुझे कुछ समझते ही नहीं। मलक की बीवी बनकर उन्हें जलाने यहाँ जरूर आऊंगी। सुबह बादशाह के अंदाज में उसके लिए वाज़ेह फ़र्क था, मगर वो अपने ख्यालों में थी। अब उसे बादशाह के अंदाज, उसके अल्फाज पर गौर करने की फुर्सत ही नहीं थी। अब मलक आएगा, मैं उससे कह दूंगी मैं उसके साथ जाने को तैयार हूँ। ये फैसला करके वो मुतमईन थी। उधर नज्जो ने भी चुपके चुपके अपने कीमती कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। मलक 2 रोज के वक्फे से आया। दोनों ने अपने फैसले से आगाह कर दिया। वो ज्यादा देर नहीं ठहर सकता था। बादशाह कमरे में सो रहा था। तुम तैयार रहना जोगिया, आज मंगल है। मैं जुमेरात को रात के 10 बजे बाहर बड़ी सड़क पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और नज्जो को उसने कहा, जुमेरात को रात के 12 बजे बड़ी सड़क पर आ जाना। घर में जितना जेवर और पैसा हो सब ले आना। वो जानता था जोगिया के पास कुछ नहीं, मगर जोगिया का हुस्न ही बहुत बड़ा खजाना था। सुबह उसने ये सोचकर झाड़ू उठाई थी, चलो 2 दिन सफाई कर लो, फिर तो मेरे ऐश होंगे। ये बकरी मनहूस बड़ा बोलती है। मैंने सौदा कर दिया है, अभी कुछ देर बाद आकर मेरा दोस्त ले जाएगा। फैजू कह रहा था। जोगिया ने सुना जरूर, तवज्जो नहीं दी। बकरी का नया मालिक दिन में तो नहीं आया। शाम को जब वो बादशाह के लिए दलिया बनाकर फारिग हुई थी, उसने बकरी के बड़े जोर से और तकलीफ से मिनमिनाने की आवाज सुनी। इसे क्या हुआ है? वो बाहर आई, देखा एक आदमी उसकी रस्सी पकड़कर खींच रहा था, मगर वो जाने को तैयार नहीं थी। शोर मचा रही थी, बेचैनी से इधर उधर देखती थी। अरे बेवकूफ, क्या है इसके लिए इस घर में? कभी चारा मिलता है, कभी नहीं। कभी पानी डाला जाता है, कभी प्यासी रहती है। और इसे कौन यहाँ प्यार करता है? यूं ही तो बांध रखी है, फिर भी जाने को तैयार नहीं। फिर भी उसे ये घर अपना लगता है। और इसके साथ ही जहन में झमाका सा हुआ, मुझसे तो बकरी अच्छी है। मैं अपना घर छोड़ रही हूँ। मुझे तो रात अब्बास ने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया है। फिर भी मैं मलक को, क्या मैं भी लालची हो रही हूँ? मैं इस बकरी से भी बुरी हूँ। मैं इस बेजुबान जानवर से भी ज्यादा जलील हूँ। बुआ कहती थी घर ही औरत की पनाह गाह है। अब्बास की दुल्हन बनाते हुए बुआ ने कहा था, वो जैसा भी रखे तो उफ ना करना। सर का साईं है, साईं ना रहे तो औरत रुल जाती है।
اس کی وفادار رہنا۔ میں بوا کی بات بھول گئی، میں گھر چھوڑ رہی ہوں، بادشاہ نے کہا ہے، وہ ان سب کو خوب پہچان گیا ہے، اور یہ بکری اس سے تو کسی نے ایسا بھی نہیں کہا۔ وہ دوڑ کر اسے لپٹ گئی۔ اسے نہ بیچو، اسے نہ جانے دو۔ ارے پاگل ہوئی ہے، چل پیچھے دفعہ ہو، شمو نے اسے ڈانٹا، مگر وہ اپنی نیلی کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ صحن میں ایک شور مچ گیا تھا۔ عباس نے کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر جھانکا اور بولا، اگر یہ نہیں بیچنا چاہتی تو بکری نہیں بکے گی، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے اسے گھر میں رکھ کر؟ شمو نے چمک کر کہا، یہ نہیں بکے گی۔ عباس کے انداز میں قطعیت تھی۔ ہم سودا کر چکے ہیں، جب سے اس نے رکشے بیچنے کا کہا تھا انہوں نے سمجھ لیا تھا، اب یہ سب اپنے علاج پر لٹا کر کنگال ہو جائے گا، پھر کیا ضرورت تھی اس کی چاپلوسی کی؟ رکھائی آ گئی تھی لہجے میں، تم سودا کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اس کی خرید کے پیسے تو میں نے دیے تھے۔ یہ بحث جاری تھی، جوگیا بکری سے لپٹی بیٹھی تھی۔ بکری ابھی تک ڈری ہوئی تھی اور شور مچا رہی تھی کہ بادشاہ کا دوست امجد اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے آ گیا۔ ساری بات کا علم ہوا اور یہ جان کر کہ بادشاہ اور جوگیا بکری بیچنا نہیں چاہتے، اس نے اس خریدار کو واپس کر دیا۔ شمو اور فیضو بکتے جھکتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نجو کو اب اس گھر کے معاملات سے دلچسپی ہی کہاں تھی۔ جوگیا مسلسل روئی جاتی تھی۔ عباس اسے چپ کروا رہا تھا، اب کیوں روتی ہے؟ دیکھ وہ صحن میں آرام سے کھڑی چارہ کھا رہی ہے۔ مگر نہیں جانتا تھا کیسا سبق دیا ہے اس بے زبان سہیلی نے۔ بھابھی، بادشاہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، آج تو میں اسے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں، میں نے رقم کا انتظام کر لیا ہے۔ امجد اس کے رونے کی یہی وجہ جان کر تسلی دے رہا تھا۔ میرے یار پیسوں کی فکر نہ کر، یہ زیور رکھ لے، کل بیچ دینا۔ ارے یہ کہاں سے آیا؟ امجد حیران ہوا۔ ابھی سوال نہ کر، صبح بتاؤں گا۔ بس بھابھی، اب تو فکر کی ضرورت نہیں، تمہیں زیادہ دن اس کی خدمت نہیں کرنی پڑے گی، بہت جلد میرا شیر پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں خدمت سے تھوڑی گھبراتی ہوں، اپنے دوست سے کہو مجھے گھر کی چھت میں ہی رکھے، مجھے چھاؤں میں ہی رکھے۔ ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہے بھابھی؟ امجد سمجھا نہیں۔ گھر تو تیرا ہے جوگیا، میری چھاؤں تو ہے، اس نے سچائیوں میں گندے لہجے میں کہا تھا، اور اس نے سر اٹھا کر آنسوں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب ان آنسوؤں میں امید اور خوشیوں کی چمک تھی، اور اس چمک سے جوگیا کا پورا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔